आइए बाजार में आज है भरपूर एक्शन। कमजोर शुरुआत के बाद शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है। दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ ट्रेड करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटा क्या मजबूती और बढ़ेगी। और 5 दिनों के बाद आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन क्या हम 10,000 के ऊपर बंद हो पाएंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और आपको याद होगा आज सुबह अनिल जी ने कहा भी था कि निचले स्तरों पर बाजारों का बहुत अहम सपोर्ट है और बाजार ने वो अहम सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और वहां से अच्छी खरीदारी भी आई। आपको ये भी कहा गया था कि जितना नीचे बाजार खुले उन लेवल्स पर आपको खरीदना चाहिए। और देखिए बढ़िया। तो बाजार की चर्चा करेंगे अनिल जी से। किन लेवल्स पर एक्सपायरी हो सकती है, क्या 10,000 के ऊपर एक्सपायरी होने के लिए तैयार है 11 जून के बाद, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर, इससे पहले ये बता दीजिए बाजार की बड़ी बातें क्या है। दीप, देखिए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आई। जैसा अभी आप कह रहे थे 10,000 के ऊपर निफ्टी भी आ चुका है। बैंक निफ्टी भी 20,500 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लगभग वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी मजबूती वहां पर भी दिख रही है। 300 अंकों की तेजी आपको होते हुए दिखेगी। मेटल और बैंक्स ये सबसे ज्यादा मजबूत है आज के सेशन में। फार्मा शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली, चिंता की कोई बात नहीं। और यूरोप के बाजारों में मिला जुला सा कारोबार है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे दिखेंगे, लेकिन सुबह 450 अंक तक नीचे हमने देखा है। वहां से बेहतरीन रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में भी आती हुई दिख रही है। तो बेहतरीन एक्शन है बाजार का। अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है निचले स्तरों से, डाउ में भी और हमारे बाजार में भी। बिल्कुल सर, अच्छी रिकवरी आ रही है डाउ में, हमारे बाजारों में संकेत अच्छे रहे हैं। और सर बिल्कुल वैसे ही, और जैसा आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि निचले स्तरों पर अच्छा सपोर्ट है बाजार का, और आपने कहा भी था कि जितना बड़ा गैप डाउन हो उतनी अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी, और एकदम वैसा ही हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम का वर्डिक्ट था, अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में इसकी सुनवाई होगी, वहां से भी कुछ नया नेगेटिव नहीं निकल कर आया। और जैसे आप बता रहे थे चाइना इंडिया में भी अभी तक कुछ और खराब खबरें नहीं आई हैं। तो क्या बाजार का मूड थोड़ा चेंज होते हुए देख रहे हैं सर, ये आज जो वापस 10,000 के ऊपर आए हैं, या फिर ये सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड है या थोड़े ग्लोबल क्यूज की वजह से है? देखिए दीप, आज जो बाजार ने मूव दिया वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, कम से कम मेरे लिए। क्योंकि जब आज सुबह 450 अंक डाउ फ्यूचर्स नीचे थे और निफ्टी एसजेएक्स निफ्टी 80 अंक नीचे ट्रेड कर रहा था, तब भी हमारा यही मानना था कि जितना नीचे गैप से खुले उतना बेहतर खरीदारी का उतना बेहतरीन मौका होगा। तो उम्मीद तो यही थी कि जितना ज्यादा खुले, लेकिन चूंकि गैप से बहुत खुला नहीं, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको पूरा मौका दिया। और फर्स्ट हाफ में मौका देने के बाद भी हमने ये कहा कि एक बार डिसीजन आ जाए एजीआर वाले मामले में, उसके बाद डायरेक्शन तय करेंगे। एजीआर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक डिसीजन आया नहीं, और जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी नेगेटिव है नहीं। और इस बीच डाउ फ्यूचर्स भी वापस से उछल गए। अब एक्सपायरी का आखिरी ये जो 1.5 घंटा है ये इंटरेस्टिंग रहेगा। जहां तक अब तक के मूव का सवाल है, एक्सपेक्टेड लाइन पर है। स्क्रीन पर पूरी खरीदारी होती दिखी है, सबको पार्टिसिपेशन का पूरा मौका मिला है। तो ओवरऑल आप ये देखिए कि तेजी का रुझान बरकरार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जो सुबह सुबह 450 अंक डाउ फ्यूचर्स नीचे देखकर भी खरीदारी का आ रहा था, वो इसी बात से आ रहा था कि आप ट्रेडिंग रेंज में है। ट्रेडिंग रेंज जब तक ना तोड़ें तब तक हिम्मत करके आपको खरीदना पड़ेगा नीचे। अब वो अलग बात है कि 9,725 9,750 जो आपको चाहिए था वो सुबह दिख रहा था प्री ओपनिंग सेशन के 7 बजे के आसपास एसजेएक्स निफ्टी पर, लेकिन हमारे बाजार खुलते खुलते इतनी कमजोरी हुई नहीं। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी मजबूती बनी है। अब आपको 10,000 के आसपास क्या करना चाहिए, मैं बस थोड़ी ही देर में डेटा एनालिसिस पूरा करूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा डेटा को गौर से देखना पड़ेगा। लेकिन 10,000 के ऊपर वक्त बिताते हैं तो 10,000 10,050 ही ये एक रुकावट की जगह है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की आशंका हमेशा रहती है। और 20,500 से लेकर 20,650 ये बैंक निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग की जगह है। घूमना होगा बाजार को तो यहीं से घूमेंगे। लेकिन एक चीज कह दूं कि अगर 10,050 के पार निकलकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो 75 पॉइंट और गिन लीजिए आज के आज। हाँ, 75 पॉइंट और गिन लीजिए आज के आज 10,125। और अगर 20,650 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो 20,750 से लेकर 20,950 की रेंज में आगे कहीं न कहीं जाएगा। वो 20,750 पे रुकता है या 20,950 तक जाता है ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। 20,750, 20,850, 20,950 तीन टारगेट बनेंगे। लेकिन 20,650, 10,050 ये दो लेवल दीप अगले कुछ मिनटों के लिए ध्यान में रखिए। तब तक मैं डेटा क्रंचिंग कर लेता हूं, और उसमें हो सकता है फिर मैं आज 2:30 बजे के बजाय आपको थोड़ा जल्दी ही डेटा एनालिसिस करके देने की कोशिश करूं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और अगर पहले ही डेटा काम आ जाए तो कहने ही क्या। जी दीप। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा स्ट्रैटेजी का। बाजार गर्म हो रहे हैं, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इंडेक्स पर क्या व्यू निकलता है अनिल जी का। 20,500 के ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बस कुछ ही देर में उनसे बात करेंगे कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा। पर उससे पहले जान लेते हैं कौन से ट्रिगर्स हैं बाजार पर जिन पर फोकस करेंगे आने वाले दिनों में,
और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं जो आज बाजार खुलने के बाद आए हैं। तो मानसी और पूजा हमारे साथ तैयार है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं नजर पर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं। कुछ चुनिंदा नाम बताना चाहूंगी। थर्मैक्स, TSFC, गुजरात एल्कलीज, राणे मद्रास केयर रेटिंग्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा भी कई सारे नंबर्स आज कैश स्पेस में आएंगे। कल की अगर बात करें, कल प्रधानमंत्री मोदी की चीन के मसले पर एक सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। कल शाम 5 बजे ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है। HDFC लिमिटेड कल कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक होगी और पूंजी जुटाने पर शेयर धारकों की मंजूरी पर यह बैठक होने जा रही है। FTSE ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स में कल से बदलाव है। 19 जून यानी कि कल की क्लोजिंग से यह बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया का शेयर बायबैक कल बंद होने जा रहा है। नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में रैमको सीमेंट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैडिला हेल्थ केयर और PNB के नतीजे कल के सत्र में आते हुए दिखेंगे। शनिवार का दिन 20 जून निफ्टी स्पेस की कंपनी पावर ग्रिड के नतीजे आएंगे। साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स वायदा बाजार में आते हुए दिखेंगे। और 20 जून के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी रूरल पब्लिक वर्कर्स स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। 50,000 के गरीब कल्याण योजना अभियान के तहत ये स्कीम लॉन्च करने का अनुमान है और करीब 50,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च होती हुई दिखेगी। रविवार के दिन यानी कि 21 जून प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। इंटरनेशनल योगा दिवस है और इसी मौके पर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संभावना ये भी है कि भारत और चीन के मसले पर भी कुछ बातचीत करते हुए दिखें और योगा के अलावा कोरोना से लड़ाई पर भी इसी संबोधन में बातचीत होती हुई दिखेगी और योगा से इम्यूनिटी बढ़ाने का विषय भी इसी संबोधन में फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर नजर रहेगी और बाजार को भी उनका इंतजार रहेगा। चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहे हैं मार्केट्स खुलने के बाद। लिस्ट पूजा के पास तैयार है। गुड आफ्टरनून पूजा। गुड आफ्टरनून दीपांशु। शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। कैश सेगमेंट से काफी सारे नंबर्स आज आने वाले थे। अभी तक कैप्लिन पॉइंट ने अपने नंबर घोषित किए हैं और मुनाफा घटा है कंपनी का 50 करोड़ से घटकर इस बार 48 करोड़ कंपनी ने घोषित किया है। आय में 187 करोड़ से बढ़कर 215 करोड़ आय में बढ़त देखी गई है, लेकिन स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल रही है इस वक्त। HDFC AMC के OFA से जुड़ा भी अपडेट आपको दे देते हैं। आज रिटेल निवेशकों के लिए ये ऑफर फॉर सेल खुला था और अब तक इशू 17% सब्सक्राइब हुआ है। आज गेल, ऑयल इंडिया और पावर ग्रिड जैसी कंपनियां भी फोकस में थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी AGR मामले में, उसमें सरकारी कंपनियों से जो AGR भुगतान मांगा गया था उसकी मांग वापस ले ली है। इसकी वजह से आज हमने देखा था कि इन तीनों स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिला था। कुछ बड़े फंड एक्शन भी हुए हैं। BHEL में आज तेजी है और आज 1.5 करोड़ शेयरों का सौदा भी हुआ है। 28.65 से 30 रुपए के भाव के बीच ये कई बड़े सौदे देखने को मिले हैं। और इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस में भी करीब 19 लाख शेयरों के 2 सौदे देखने को मिले। बिल्कुल, तो काफी सारे स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर एक्शन में रहे हैं और कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। आइए इन सभी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और जो स्टॉक्स एक्शन में उनके बारे में भी बात करेंगे। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वागले साहब हैं, सुमित जी हैं, श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आशीष कुकरेजा से भी बात करेंगे। मार्केट एक्शन कैसा बन रहा है इस समय। अगर मार्केट्स का हाल देखें इस समय तो डेज हाई पर हैं और 10,030 बल्कि 10,040 पर आ गया है इस समय निफ्टी स्पॉट लेवल्स पर, तो वहां पर भी आप शानदार तेजी बनते हुए देख रहे हैं। चार्ट कॉर्नर से शुरुआत करते हैं, बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर से पहले छोटा सा अपडेट है। अदानी ट्रांसमिशन हमने और कुणाल जी ने अनिल जी के जन्मदिन पे दिया था। 224 रुपए होके आया है। हमारे लक्ष्य अचीव हो चुके हैं और हमने रिपीटेडली भी नीचे से बोला था जिम्मेवारी बची हुई है, तो आज हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। और अभी जो चार्ट कॉर्नर है, खरीदारी की राय है फेडरल बैंक पर। इसने आवरली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे दिखाया है। फेडरल बैंक एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की तेजी निजी बैंकों में बन रही है, फेडरल बैंक में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर, जो ऊपर का स्पेस है वो काफी बड़ा है, तो यहां से काफी बड़ी रैली की संभावना दिखती है। एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखें
₹46.25 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट 49.5 का और दूसरा टारगेट ₹51 का 51 का होगा। तो 49.5 और 51 के टारगेट के लिए बाय करें फेडरल बैंक मौजूदा स्तरों। ओके, 49.5 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों कुणाल जी फिर से बताइए मुझे। अनिल जी, दूसरा टारगेट 51 रुपए का दूसरा टारगेट है और स्टॉप लॉस है ₹46.25, 46.25 का स्टॉप लॉस है। ओके, ये है आपके लिए दोनों ही टारगेट ₹49.50, ₹51 फेडरल बैंक में खरीदारी की राय कुणाल जी की तरफ से, राकेश जी की तरफ से। अदानी ट्रांसमिशन में जिम्मेदारी खत्म हुई, तो जिन जिन लोगों ने खरीदा है मेरी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, आपके बोलने पे राकेश जी सब प्रॉफिट बुक करके निकल जाए अभी। हाँ बिल्कुल अनिल जी, 17.8% लगभग 18% के करीब का अनिल जी मुनाफा हुआ है। और जिस तरीके से अनिल जी आज की जो यंग जनरेशन है वो आपस में हर महीने जन्मदिन बनाते हैं, एनिवर्सरी बनाते हैं, तो अनिल जी अदानी ट्रांसमिशन की अपार सफलता के बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया, कुछ डिसाइड नहीं करा है कि क्यों ना अनिल जी आपका जन्मदिन का गिफ्ट व्यूअर्स को हर महीने दिया जाए, अगर आपकी परमिशन हो तो। वैसे अच्छा ना वो महीने में आइडिया बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आपके आइडिया को मैं थोड़ा रिफाइन करते हुए एक चीज और कहना चाहता हूँ। वैसे मेरा जन्मदिन है ना हर हफ्ते भी आता है, वार के हिसाब से, डे के हिसाब से। तो अगर आप चाहें तो अगर उसी हिसाब से मनाना है तो फिर आप हर हफ्ते भी एक बार मना सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन हाँ, कुछ भी करें, पिक है ना बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसा पिछले जन्मदिन पे गोल्ड की दी थी और इस जन्मदिन पे अदानी ट्रांसमिशन की। कंडीशन वही है। बाकी आप भले रोज मनाओ, रोज भी मेरा एक टाइम फिक्स है, जिस वक्त मैं पैदा हुआ था वो भी मना सकते हैं, लेकिन बस ये कि पिक वैसी होनी चाहिए। आइए, बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बसिन साहब का करते हैं स्वागत। बसिन साहब, गुड आफ्टरनून सर। सर बताइए पहले तो अपडेट आपकी तरफ से और उसके बाद मैं आपसे पिक्स लेता हूँ। सर गुड आफ्टरनून। देखिए, आरबीएल बैंक, एचयूएल, हीरो मोटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, मदरसन सुमी, ये चारों सौदे 500 सौदे खड़े हैं, सब तेजी के हैं। निफ्टी की 9700 की पुट है, वो एक हेज बना के दी है, लेकिन मार्केट का आपको बताया था सुबह ही अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। सुबह की जो 3 कॉल थी, डीसीबी बैंक 73 साढ़े 73, वो 79.45 हो गया। आज इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एनबीसीसी 23 सवा 23 वाला 24.5 है, उसमें 32 का पहला टारगेट, 35 का सेकंड टारगेट, 53.53 54 वाला इंडिया बुल अभी 156 है, 157 इसका, 165 का टारगेट है। अब आप कहें तो मैं आपकी कॉल दूं सर। जी सर, अब तो भाई बिल्कुल पक्का सारी बाय कॉल्स ही होंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। बताएं सर, कितनी कॉल्स हैं? सर 2 कॉल हैं। प्लीज बताएं सर। हाँ सर, पहला तो एलएनटी है, जो आज ये चाइना के साथ हुआ है, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज पीएसयूज होंगे। और बीएचईएल के साथ आई थिंक एलएनटी विल बी री रेटेड। 887 से 890 का भाव है, 861 का स्टॉप लॉस रखिए, 950 का टारगेट। 861 स्टॉप लॉस, 950 टारगेट, 861 का स्टॉप लॉस है और 950 का टारगेट। और ये खरीदना है आपको 887, 890, अभी वही चल रहा है 890 के आसपास, यही सही लेवल है खरीदारी कर लेने का। ये है राय बसिन साहब की तरफ से एलएनटी पहला स्टॉक खरीदारी करने की। दूसरा स्टॉक सर? सर दूसरा भी बैंकों में बहुत चाल आई है और एचडीएफसी ने जैसे कहा कि प्री कोविड लेवल पे है, तो वैसे ही ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है, बंधन बैंक, ये बहुत मुझे पसंद है और मुझे लगता है इसका आउट परफॉर्मेंस आएगी क्योंकि राइजिंग निम्स है। 67 से 69 का भाव है, 60 का स्टॉप लॉस रखिए, 300 का टारगेट। ओके, 300 रुपए के टारगेट के लिए बंधन बैंक में रखें आप खरीदारी का सौदा। 260 का टारगेट लगाएं, 267 से 270 की रेंज है जिसमें आप कर सकते हैं खरीदारी। 267 270 खरीदारी करने की रेंज है, 260 का स्टॉप लॉस है, 300 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दोनों बेहतरीन पिक देने के लिए। 3 बजे बाद आपसे फिर होगी मुलाकात बीटीएसटी ट्रेड्स के साथ। और इस बीच बाजार
भसीन साहब आए हैं तो भसीन साहब को सैल्यूट करते हुए दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार। तो 20,650 के पार निकलता हुआ निफ्टी 10,050 पर आता हुआ निफ्टी। तो दीप, हम यही बात कर रहे थे कि वैसे ये बस देखिए कुछ अहम लेवल पार करके आगे भागने की तैयारी में होते हुए दिख रहे हैं बाजार। जब तक आप दूसरे एक्सपर्ट से राय लें, मैं जल्दी से डेटा फाइनल कर लूँ और थोड़ी देर में बस हमारे साथ फोन लाइन पर आशु मदान साहब भी जुड़ने वाले हैं। आशु सर का भी मुझे मैसेज आया, वो भी एक अपनी कॉल देना चाहते हैं, बस हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक जल्दी से एक बार दीप आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल अनिल जी, और काफी सारे नतीजे आ रहे हैं। 10,050 के पार निफ्टी गया है। अब देखते हैं कि और तेजी यहां पर बनती है कि नहीं। वीएसटी टिलर्स, इसके नतीजे आए, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी और आप डायरेक्ट रिएक्शन भी उसका देख रहे हैं। तो गर्म बाजार में स्टॉक ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि खराब नतीजे आए हैं इसके। कुणाल जी, वीएसटी टिलर्स पर कोई राय सर? रिजल्ट इंपैक्ट में हम गिरावट देख रहे हैं स्टॉक पर। देखिए ऑलरेडी एक बड़ा रनअप आ चुका है दीपांशु। ये स्टॉक लगभग 600 रुपए से सीधा एक तरफा बढ़ा है और डबल हुआ है। डबल होने के बाद अब इसमें करेक्शन आना लाजमी है और वही आपको आज रिजल्ट्स के बाद आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपके पहले की पोजीशन है, लेकिन यहां पर किसी तरह की और ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनती है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन जिनके पास पोजीशन पहले की बनी हुई है उन्हें इन स्तरों पर प्रॉफिट बुक करने की मेरी राय है। प्रॉफिट बुकिंग के स्तर आ गए हैं जहां तक वीएसटी टेलर्स का सवाल है। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर बात करते हैं जो काफी गर्म एक्शन दिखा रहे हैं आज के ट्रेड में। सुबह से ही मुथूट फाइनेंस पर आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है, साथ ही बीएचईएल और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर भी देखिए तो शानदार तेजी आती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। राकेश जी, आज सुबह आपके चार्ट कॉर्नर की रिकमेंडेशन थी, पहला टारगेट यहां पर आ गया है, दूसरे टारगेट के भी करीब है, कुछ रिविजन्स करने चाहिए टारगेट स्टॉप लॉस में बीईएल? देखिए दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है किसी ने अगर इंट्राडे के नजरिए से लिया है प्योरली तो वो प्रॉफिट को बुक कर ले, एल्स इसको होल्ड करना चाहिए। एक काफी बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है ये, 75 रुपए के ऊपर स्टॉक निकला है और दीपांशु थोड़ा सा समय लगेगा, एक बार 77.5 के लेवल्स तोड़ेगा। जिस तरीके से डिफेंस स्पेस के अंदर एक री रेटिंग देखने को मिल रही है तो किसी ने आज सुबह टाइमली लिया है और होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड करना चाहिए। 84-85 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त। और इस बीच बाजार एकदम तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। देखिए दीप, अभी 2-4 मिनट पहले हम बात कर रहे थे, डेटा देख लें और अगर 20,650 के पार निकला तो सीधा 20,850 एग्जैक्टली। आप देखिए मुश्किल से 5 मिनट लगे 20,650 से 20,850 आने में और 10,050 के पार निकलते ही 10,085 ये है लेवल। ये कमाल डेटा का है, जिन लेवल के पार निकलते हैं देखिए किस तरह की एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है और एग्रेसिव खरीदारी होती हुई दिख रही है। ये मिस हो गया। मैं वही सोच रहा था कि डेटा देखते हुए उस वक्त आपको बोलूंगा, लेकिन हाँ अच्छा ये हुआ कि हमने कहा 20,650 के ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। 20,850 तुरंत मिनटों में दिखेगा। 20,878 इस वक्त का हाई है निफ्टी बैंक का और 10,125 का टारगेट है। अगर 10,125 तक निफ्टी पहुंचता है, बैंक निफ्टी 20,950 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। आइए आशु मदान साहब जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, बिगुल उनके लिए। बताएं सर। अनिल जी, रुझान तेजी का ही रखना है। जो भी 2-3 दिन से बात हो रही थी कि कुछ भी होता रहे, मंदी का बिल्कुल मन नहीं है। थोड़ा सा 2-4 रुपए बढ़ गया क्योंकि जैसे अभी आप कह रहे थे अभी जो तेजी आई है, बट लेना है अनिल जी, मैं अपडेट बाद में देता हूँ। लेना है इंडस बैंक। अनिल जी, इंडस बैंक 490-495 में लेना था, अभी 98-99 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंडस बैंक लेना है 498-99 जो अभी करंट रेट है। स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी 475 का और टारगेट मेरा 550 से 575 का टारगेट है अनिल जी इसका। क्या बात है, 550 575 इंडसइंड बैंक। हाई बीटा बैंक्स खरीदने का मन क्यों बन रहा है, कोई खास वजह सर? अनिल जी, ये बैंक का जो मोरेटोरियम वाला है वो भी निकल गया है और ये जो टेलीकॉम वाला है वो भी मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज निकल के नहीं आ रही है। तो आई थिंक अब ना ये जो मूव है हो जाएगी। और अनिल जी, एक लेवल हम बार बार पिछले 4-5 दिन 10 दिन से डिस्कस कर रहे थे, जैसे बोला था 9,050 और 9200, 10,050 क्रॉस कर गया, पूरा चांस है हम 10,300 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो लॉन्ग रखना चाहिए अनिल जी, शॉर्ट का कोई टाइम नहीं है, तो ध्यान तेजी में रखना चाहिए सिलेक्टिवली। कल अनिल जी टाटा स्टील दिया था 311.12 में, कल 311.12 था, 8 रुपए था, अभी भी 316 है। स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते जाइए, चलाना है अनिल जी 335-40 के टारगेट के लिए टाटा स्टील भी।
ठीक बात है। ये है आपके लिए राय इंडसइंड बैंक खरीदारी के। और भी कोई स्टॉक सर या एक ही है? जी बाकी वो चल रहे हैं, भारतीय वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन रुझान बिल्कुल तेजी का है। छोटी मोटी एक दो स्टॉक्स में ऊपर नीचे मंदी, जैसे बेल राकेश जी ने किया, वो भी मेरा बहुत फेवरेट है। 72-73 से ब्रेकआउट बहुत बढ़िया हुआ है। तो आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स कवर हो गए हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा मिल रहा है। बस मैं बोलूंगा अभी शॉर्ट का कोई टाइम नहीं आने की, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी लॉन्ग साइड। ठीक बात है, परफेक्ट है। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त पूरी तरह से खरीदारी करने की। और आशीष सर कह रहे हैं इंडसइंड बैंक 550-575 के टारगेट के लिए करिए खरीदारी, यहाँ पर उनकी तरफ से तेजी का कॉल। शुक्रिया सर। और ये अच्छी बात है कि आपको जब भी कॉल लगता है कि देना है, सामने से आप मैसेज करके जुड़ जाते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। ताकि रियल टाइम पर, बस यही है कि इस बार 2-4-5 मिनट में बहुत तेजी से मार्केट बढ़ गया तो मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं और आपको जल्दी कनेक्ट कर लेता। एनीवे, आइए दीप, मेरी भी निफ्टी की तो डेटा तैयार हो चुकी है और बैंक निफ्टी की लगभग होने की तैयारी में है। तो बस अब मुझे आप सिर्फ 3 मिनट और दे देना। आज मैं थोड़ा जल्दी डेटा एनालिसिस करने के मूड में हूं, क्योंकि जिस तरह से बाजार में एक्शन हो रहा है थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। जी दीप। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा आपकी स्ट्रैटेजी का सर। बट शानदार उछाल आ रहा है। और एक बार मैं आपको और हाईलाइट कर दूं, डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव हो गए हैं। सुबह जब हम अनिल जी और मैंने शो की शुरुआत करी थी 8 बजे, तब हमने देखा था कि 350-400 अंकों की गिरावट थी डाउ फ्यूचर्स में। शो के शुरुआती दौर में 20 मिनट पहले डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे थे, अब आपको 75 अंक ऊपर दिखेंगे डाउ फ्यूचर्स। तो वहां पर भी एक शानदार रिकवरी आई है। और एक्सपायरी के साथ साथ जो ये और एक्शन आप देख रहे हैं भारतीय बाजार में, इसकी वजह से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही तेजी में है। 6% तेजी बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस 4.5% ऊपर है। और वागले साहब 2500 के ऊपर आया है बजाज फाइनेंस। क्या ये खरीदारी के जोन से है स्टॉक पर? दीपांशु, बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस सिर्फ 4.5% है, कैचअप होगा। बजाज फिनसर्व ऑलरेडी निकला है, लगभग 6% है। तो मैं ये लेवल पे बजाज फाइनेंस खरीदने की सलाह दूंगा। 2508 डाउन टू 2500, एक 2470 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है एक 100 रुपए की मूव ये यहाँ से दे सकता है आज और कल में। बिल्कुल, तो नजर रखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स में, सभी के सभी काफी गर्म है इस समय। और इस बीच अनिल जी की स्ट्रैटेजी तैयार है, आज जल्दी आ रही है। जिस तरह से बाजार का एक्शन है, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। अनिल जी, जैसे मैंने कहा सर, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव हो गए हैं, 70 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में तेजी है सर, वहां पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। और यूरोप के बाजार भी सुस्त शुरुआत के बाद अब पॉजिटिव हो गए हैं। वो जो डाउ फ्यूचर्स थोड़े समझदार हो गए हैं दीप, और उन्हें इंडियन मार्केट के निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी देखकर समझ में आ रहा है कि हमको शाम को किस तरफ जाना है। तो हमारे बाजार डाउ को डायरेक्शन दे रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स को, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए डेटा बहुत मजबूत है। अब मैं आपके सामने जो डेटा बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, चौंक जाएंगे आप। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आज इसीलिए, नहीं तो 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी है ना, 2:35, 2:40, 2:45 भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन आज 2:20 पर ही करने के पीछे कारण क्या है वो मैं पहले आपको बता दूं। पॉइंट नंबर 1, आप हैं इस वक्त 10,065-70 के आसपास, ठीक है। 10,050 तक, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, 10,050 तक जो कॉल राइटर्स है उनकी संख्या है 1.25 करोड़ शेयर। कितने? 1.25 करोड़, 125 लाख शेयर, 1,25,00,000 शेयर है जो 10,050 तक शॉर्ट। 10,000 के लेवल पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 52 लाख शेयरों का, अभी थोड़ा कम हुआ होगा तो अलग बात है। 10,050 पे 33 लाख शेयर है, 9,950 पे 37 लाख शेयर है, 9,900 पर 64 लाख शेयर है, 9,800 पर 65 लाख शेयर है। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मतलब जबरदस्त, मैं पुट को छोड़ रहा हूं, सिर्फ कॉल्स की मैं बात करता हूं। 9,950 के कॉल पर 37 लाख शेयर है, 10,000 पर 32 लाख शेयर, और अब आप देखिए आप 10,000, 10,050 के भी पार निकल रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर 1.25 करोड़ शेयर आपके पास ऐसे हैं जो आपके शॉर्ट साइड पर है, ठीक है। ये शॉर्ट्स जो है ये आज ही कवर होनी है, या अगर कवर नहीं होगी और ये अपने आप को वो स्क्वायर ऑफ मोड में डाल देंगे तो लास्ट में इनके पैसे लगना तय है, राइट।
तो ऐसे में मुझे 10,125 मिनिमम दिखता है निफ्टी, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ गई तो 10,150, 10,175, 10,125 से 10,175 की रेंज में कहीं ना कहीं जाकर रुकना चाहिए। ये पहली चीज है। तो निफ्टी में यहां से भी तेजी है, इसलिए मैंने कहा 10,050 के बाद रुकिएगा मत, क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, इतना फास्ट बढ़ता है कि आप देख नहीं पाते। तो 10,050 के ऊपर निकलते ये बाय जोन में आ गया। अब आपकी तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस होना चाहिए 10,000 का रखिए, और कम रखना है तो 10,025 का भी रख सकते हैं। अदरवाइज 10,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 10,125, 10,150, 10,175 की रेंज में ये जाने की तैयारी में। पॉइंट नंबर 1 बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने कहा 20,600 पार करते ही रुकिएगा मत, 20,650 पार करते ही 20,850, 20,950, 20,950 पक्का आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हो सकता है 21,000, 21,200 की रेंज में भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करे। वो क्यों? पहली चीज दीप देखिए, 20,500 तक बैंक निफ्टी में 15 और 15 30 लाख शेयर शॉर्ट है कॉल्स में। 20,500 तक 30 लाख शेयर शॉर्ट है। उसके बाद और ऊपर आप देखेंगे 20,600, 700, 800, वहां पर और ज्यादा लगभग 25 लाख शेयर शॉर्ट हो गए, यानी कि 55 लाख 55 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, जो आपके 20,800 तक हैं। अब आप सोचिए, आप 20,872 पर खड़े हैं, तो ये 21,000 तक जाने की तो पूरी संभावना है। 20,950, 21,000 पार करेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 21,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 16 लाख शेयरों का, तो वो रुकावट का लेवल है। 20,500 के नीचे नहीं जाएगा ये कंफर्म है, वहां 15 लाख शेयर है, और 21,000 के ऊपर नहीं जाएगा ये भी कंफर्म है, ठीक है ना। तो अगर 21,000 और गलती से फोर्स में तोड़ दिया तो 21,200 के दर्शन आप आज ही कर लेंगे। 21,150, 21,200 के दर्शन आज ही हो जाएंगे। ये शॉर्ट कवरिंग जो दिख रही है, मैं फिर कह रहा हूं ये शॉर्ट कवरिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये शॉर्ट कवरिंग है। फ्रेश खरीदारी के बजाय ये जो मूव आया अभी 2 सवा 2 बजे, ये इसमें शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा है, और वो इसलिए ज्यादा है दीप कि ये सारे शॉर्ट्स आज ही बने। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये शॉर्ट पुराने नहीं है। पुराने शॉर्ट्स में क्या होता है, ऑप्शन में अगर आप पुरानी शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे तो आपके पास है ना प्रीमियम का क्वेश्चन होता है। समझिए आपने पिछले गुरुवार के दिन या पिछले शुक्रवार के दिन कोई आपने 10,000 का कॉल शॉर्ट किया निफ्टी का, तो वहां पर आपको 150-200 पॉइंट प्रीमियम मिली होगी, 300 पॉइंट प्रीमियम मिली होगी, तो आपके पास क्वेश्चन है 10,200, 10,300 तक का। लेकिन अगर आपने आज सुबह 9,900 का कॉल शॉर्ट कर दिया और 10,000 का कॉल छोड़ किया, तो उसमें मिला कितना? मुश्किल से 25-50 पॉइंट, और रिस्क खुल गई आपकी अनलिमिटेड। इसलिए आज के जो शॉर्ट्स कटने जा रहे हैं ना, वो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग करा रहे हैं एक्सपायरी के दिन, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि बाजार यहां से थोड़ा और मजबूत हो सकता है। देखिए बात करते करते 10,100 के नजदीक आ चुका है निफ्टी, 20,900 के नजदीक आ चुका है बैंक निफ्टी। तो 20,950, 21,000 यहां रुक गए तो ठीक, इसे पार किया तो 150-200 पॉइंट और है। 10,125 के आसपास रुकना चाहिए निफ्टी में, अगर पार हो गया तो फिर 25 से 50 पॉइंट और। लेकिन मेरी सलाह होगी 20,950, 21,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें एक बार, अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई फिर देखिए। और अगर आप निफ्टी में लॉन्ग है तो 10,125, 10,150 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले। और दूसरी बात, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, वहीं पे खड़े न रहे ठूंठ की तरह। बाजार की मूव के साथ आपको भी मूव होना है ऊपर की तरफ। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप भी अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाइए, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना सीखिए। एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, छोड़ना नहीं है। इंडेक्स का ऐसा मूव 300 पॉइंट का 10-15 मिनट में बहुत कम पकड़ में आता है, इसको पकड़िए और इसको एंजॉय कीजिए। तो ये पूरा एनालिसिस आपको मैं दे चुका हूं दीप। बिल्कुल अनिल जी, और जैसे आप बात कर रहे थे सर, अब 10,100 के ऊपर भी आ गया है निफ्टी, तो ट्रेल करते रहिए अपने स्टॉप लॉस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 21,000 तक जाने की संभावना रखता है बैंक निफ्टी, उसके ऊपर देखेंगे कि किस तरह की मूव आती है। बट शानदार तेजी बन रही है बाजार में, शानदार एक्शन आप देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स में, जहां पर बेहतरीन मूव्स बनती जा रही हैं। एचडीएफसी बैंक, श्रीकांत जी इस पर नजर डालिए, 1000 के पार गया एचडीएफसी बैंक, और निफ्टी की अप मूव में इसका भी एक काफी अहम रोल रहा है। अब किस तरह की चाल रहेगी एचडीएफसी बैंक की? ओके, श्रीकांत जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे क्या मूव रहेगी। सुमित जी, अगर आप एचडीएफसी बैंक की चार्ट देखकर बता सकें किस तरह की चाल रहनी चाहिए अब स्टॉक की? गुड आफ्टरनून दीपांशु। एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने का सलाह रहेगा। लास्ट 3 से 4 दिनों में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है और आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है। 1,000 के ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है। 1,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में ऊपर में 1,040 से 1,050 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में 980, 990 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में 1,040 से 1,050 तक का अपसाइड मूव एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, तो एचडीएफसी बैंक पर नजर डालिए, बहुत ही शानदार मूव इस स्टॉक पर आपको आती हुई दिख रही है और एक अहम रीजन है जिसकी वजह से बाजार में शानदार रैली आ रही है। पीएसयू बैंक से अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखें तो 3% की रैली बनती हुई दिख रही है आपको। एसबीआई में थोड़ी खरीदारी आई है, इस समय 3.5% ऊपर है ये स्टॉक। और पीएनबी, इस पर भी नजर है, इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो उससे पहले जान लेते हैं कि किस तरह का अनुमान है नतीजों का और फिर स्टॉक पर भी चर्चा करेंगे। पूजा हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि किस तरह के अनुमान लगा जा रहे हैं नतीजे के लिए। बताएं पूजा। जी, पीएनबी के नंबर्स कमजोर रह सकते हैं। इनकी जो कोर ऑपरेशंस है यानी कि जो ब्याज से आए होंगे वहां से भी कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। फ्लैट ही ग्रोथ इस बार देखने को मिलेगी। प्रोविजनिंग को लेकर जितने भी हमने रिपोर्ट्स पढ़े, स्ट्रीट्स काफी डिवाइडेड हैं प्रोविजनिंग के नंबर को लेकर, लेकिन जो अनुमान निकल कर आ रहा है 2720 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ सकती है। उन्होंने ऑलरेडी ही बहुत पहले काफी प्रोविजनिंग कर ली थी स्ट्रेस टेस्ट के सामने, लेकिन इस बार किस तरह की प्रोविजनिंग करती है, मोरेटोरियम लोन का भी है एक फैक्टर रहेगा, उसके सामने कितनी प्रोविजनिंग करती है ये देखना होगा। लेकिन इस बार भी बैंक घाटा ही दर्ज करते हुए नजर आएगी। पिछले साल भी घाटा था, इस बार भी बैंक को करीब 4320 करोड़ का घाटा हो सकता है और ग्रॉस एनपीए बढ़े रहेंगे। 15.5% से बढ़कर हमारा अनुमान है कि इस बार जो आंकड़ा आएगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। 16% के आसपास एनपीए के फिगर्स देखने को मिलेंगे। एक फैक्टर ये भी था कि रेजोल्यूशन प्रोसेस में जिस तरह से देरी हुई है लॉकडाउन की वजह से, इनको रिकवरी अच्छी नहीं हुई। जो ब्याज से आया है वहां पर भी सपाट ही ग्रोथ रहेगी और इसके अलावा जो एसेट क्वालिटी है उसकी जो नए एनपीए है वो भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो कमेंट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 1 अप्रैल से मर्जर लागू हो चुका है, तो आने वाले समय को लेकर मर्जर प्रोसेस किस तरह के होती हैं इस पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा मोरेटोरियम लोन से जुड़े जो बयान होंगे बैंक के तरफ से, ये तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। तो नतीजे लेकिन कमजोर ही एक्सपेक्टेड है पीएनबी से। बिल्कुल कमजोर नतीजे एक्सपेक्टेड हैं पीएनबी के, पर एक्शन भरपूर आ रहा है जहां तक पीएसयू स्टॉक्स का सवाल है। देखते हैं किस तरह की चाल है। आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशीष जी, थोड़ी जो अभी कमेंट्री है पिछले 3-4 दिनों में मॉरेटोरियम लोन्स को लेकर, खबरों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ एडवर्स रूलिंग नहीं आई जहां तक मॉरेटोरियम का सवाल है, और आज एजीआर के मामले में भी था। थोड़ा सेंटिमेंट चेंज हो रहा है और पीएसयू बैंक्स वापस फोकस में आ रहे हैं। कुछ इंटरेस्ट रहेगा इस स्पेस में? लगता है कि शायद इतने बीटन डाउन है इसलिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, या फिर अभी अवॉइड ही रहेंगे? ओके, थोड़े ऑडियो इशू हो रहे हैं आशीष कुकरेजा साहब के साथ, पर उनके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर पीएनबी पर आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं जिस तरह के आप बाकी पीएसयू बैंक्स पर देख रहे हैं। सुमित जी, जरा पीएनबी के चार्ट देखकर भी बताइए, पीएसयू बैंक्स में बढ़िया एक्शन आ रहा है और पीएनबी भी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या चाल एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक की? पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिक आपने पीएनबी के ऊपर पूछा, सारे मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में लोअर लेवल से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। तो पीएनबी के अंदर ऊपर में जो इमीडिएट हर्डल है वो करीब 34.80-35 के आसपास है। ये लेवल्स अगर एक बार टूट जाएंगे तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले 7 दिनों से उसका ब्रेकआउट आ जाएगा और फिर ऊपर में 38 से 40 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजिशंस बना रखी है वो अपनी पोजिशंस को होल्ड करें। फ्रेश बाइंग मैं 35 के ऊपर करूंगा और जिन्होंने पोजिशंस बना रखी है उन लोगों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 32.90-33 के आसपास का होगा। ओके, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए और स्टॉक ऊपरी लेवल्स और छूने के लिए तैयार है, ऐसा आपको दिख रहा है पीएनबी में। तो नजर रखिए, पीएसयू बैंक से सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें पीएनबी भी एक हिस्सा है आज के ट्रेड के लिए। एक कैश स्टॉक काफी एक्टिव दिख रहा है। कुणाल जी, जरा इस पर नजर डालिए। लॉकडाउन से पहले एक्टिव ट्रेडर रेडार पर होता था, उसके बाद से थोड़ा इग्नोर हुआ है। कैमलिन फाइन साइंसेज, इसमें आज अच्छी रैली आई है 8-8.5% की। किस तरह से देखते हैं इस चार्ट को कुणाल जी? देखिए, बिल्कुल एक बेस बना है निचले स्तरों पर, काफी करेक्शन और काफी हमने इसमें वीकनेस देखी है पिछले कुछ दिनों में दीपांशु, और फिर इसमें एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हुआ और आज के ट्रेड में हम एक ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं और पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम भी अच्छे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक पुलबैक जरूर इसमें बनेगा, जिस पुलबैक में स्टॉक 54-55 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो 10 से 15% की तेजी की बिल्कुल गुंजाइश दिखती है। तो मेरी राय में जो खरीद सकते हैं बिल्कुल मौजूदा स्तरों पर खरीद करके चलें। 46 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर मुझे 54-55 तक की जगह दिखती है।
बिल्कुल, तो अच्छा एक्शन आ सकता है कैमलिन फाइन साइंसेस पर, नजर रखिए इस स्टॉक पर। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष कुकरेजा जी भी तैयार हैं, पर पहले श्रीकांत जी के पास चलते हैं BTST कॉल के लिए। बताइए श्रीकांत जी। गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि HDFC लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे अच्छा एक फ्लैग फॉर्मेशन बना है और उसके बाद लगातार पिछले 3 दिनों से उसने 1800 के लेवल को मेंटेन किया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी थोड़े समय में एक बार 1930 या 1920 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से भी काफ़ी अच्छी गुंजाइश है, इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 1855 1858 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। 1930 रुपए के टारगेट के लिए इसे बाय करना चाहिए और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1820 रुपए का। एक बार लेवल्स फिर से बताएंगे। 1820 का स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है? 1820 का टारगेट है, HDFC लिमिटेड बाय करना है और टारगेट्स रहेंगे 1930 रुपए के। ओके, 1930 के टारगेट, 1820 का स्टॉप लॉस, 1855 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है HDFC लिमिटेड। इस पर खरीदारी की राय आ रही है आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से, तो नजर रखिए। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड दोनों ही बाजार को लीड कर रहे हैं इस समय। टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व से बढ़िया पार्टिसिपेशन आ रहा है। कोल इंडिया में अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इस समय, और वेदांता यहां पर भी एक स्पर्ट आते हुए दिखा है। बंसल जी, वेदांता में अच्छी मूव आ रही है, भरोसा करें इस स्टॉक पर और अपर लेवल देख रहे हैं इंट्राडे के लिए, या फिर एक BTST तौर से खरीदना चाहिए इसे? देखिए दीपांशु, डेफिनेटली पैटर्न काफी अच्छा है मेटल स्पेस में इसका, और डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए, बट खरीदने का नजरिया 2 से 5 दिन का रखना चाहिए। 102 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और टेक्निकली 102 का स्टॉप लॉस 117 से लेकर 118 के टारगेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है वेदांता। ओके, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट बन रहा है आपके लिए वेदांता, तो यहां पर नजर रखिए। आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था बाजार में, पर मॉरिटेरियम को लेकर सुनवाई है, वहां से अब ज्यादा नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं आए हैं, और अब आज AGR का मामला भी अब नेक्स्ट जुलाई में ही सुना जाएगा। तो क्या लगता है अब बाजार की चाल कैसी रहेगी? थोड़ी नेगेटिव न्यूज प्राइस इन हो गई है, आगे जाके अच्छी चाल देख रहे हैं, या फिर इस कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा बाजार? देखिए, इस समय अगर आप सिचुएशन को देखें तो आप आज हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आई वुड से कि कोई ये नहीं कह रहा कि ये मूव देख के आप ये समझ लीजिए कि हाँ भाई सब सेट हो गया और सब एक तरफ की और चल रहा है, लेकिन आज जब इतने सारे कॉन कॉल्स आप जा रहे हो, बात कर रहे हो मैनेजमेंट के साथ, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो ज़्यादा है। आपको जो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं उसमें लग रहा है कि एक चीज़ जो सामने आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि ये साल आप हमारा वाइट वॉश कीजिए प्लीज़, हमारा अगला साल देखिए, हमारी ये तैयारी है अगले साल के लिए। और मार्केट देखिए, कभी भी हम सब जानते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आपका चैनल एजुकेट करता है। मैं खुद देखता हूं कि मार्केट कोई आज के न्यूज़ पे बिहेव करता नहीं है। अब अगर आप बहुत सारा डेटा भी उठा के देखिए तो GDP और मार्केट्स का आपस में कभी कोई रिलेशन डायरेक्ट रहा नहीं है। बहुत सरप्राइजिंगली कोई लोग इनके बारे में बात करता नहीं है। तो जो GDP का सिनेरियो आने वाले कुछ महीने में मार्केट का उससे कोई रिलेशन रहेगा नहीं, आगे के हिसाब से रहेगा। सो हैविंग सेड दैट, एक बारी जरूर मार्केट में आप ये समझ लीजिए कि जितनी क्लैरिटी बढ़ेगी उतनी बाइंग आती रहेगी। डाउनसाइड थोड़ी कम तो हुई है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में वॉलिटिलिटी रही FIs की, दिखा कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन है, वहां पे एक अच्छा सिनेरियो रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि वहां पे अगर रिडम्पशन प्रेशर नहीं आता तो हमें दिखता है कि आज हमारे को जो हमारा बेस है, पिछली बार भी हम जब बात कर रहे थे, जो 7,500-8 हज़ार वाला बेस है वो बढ़ के अब 9, 9.5 तक जाने की एक गुंजाइश दिखती है अब मार्केट में। बट आई विल रिपीट अगेन ऑन वेयर आई लेफ्ट लास्ट टाइम विद यू कि क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान देना है, और जो खराब क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, ऊपर का जो आपको मौका मिल रहा है, एक बार 10,300 अगर निकला तो हो सकता है एक बड़ा मूव और बने। अगर ऊपर का मौका मिल रहा है तो वहां खराब स्टॉक से निकलिए और धीरे धीरे करके अब पैसा डालना, धीरे धीरे करके, मतलब 100 में से 5 की बात कर रहा हूं मैं, 100 में से 20-30 की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब शुरू करिए। ओके,
तो ये है राय आशीष जी की पूरी मार्केट पर। लेकिन आइए टेलीकॉम सेक्टर को लेकर जो बड़े डेवलपमेंट आज हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें कंपनियों ने क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त कुशल बताने के लिए तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल एन जी, तो हियरिंग जो है टेलीकॉम कंपनियों के लिहाज से और जो है ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है और 40-45 मिनट ये हियरिंग चली थी। तो पहले टेलीकॉम कंपनियों ने क्या कहा है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सभी कंपनियों ने 20 साल का समय मांगा था एजीआर भुगतान के लिए और साथ ही भारती एयरटेल इन्होंने कहा कि डीओटी के पास ऑलरेडी 10,800 करोड़ रुपए की जो राशि है वो एज ए बैंक गारंटी दी हुई है। और साथ ही वोडाफोन आइडिया, उनका जो स्टेटमेंट था इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कंसर्निंग था। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी फ्रेश गारंटी जो है वो नहीं दे सकते हैं और वो उस स्थिति में नहीं है एक्चुअली। पर उन्होंने ये भी साथ में जताया कि 10,000 करोड़ रुपए की उनकी भी बैंक गारंटी जो है डीओटी को ऑलरेडी दी हुई है। और साथ ही उन्होंने ये स्टेटमेंट भी पास किया कि अगर उनको अभी भुगतान करने बोला जाए तो हो सकता है कि उनको ऑपरेशन जो है बंद करने पड़े। तो ये एक काफ़ी चिंता वाला स्टेटमेंट उन्होंने बताया है अपनी साइड से। वहीं अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने वोडाफोन आइडिया पर काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है स्टेटमेंट्स पास किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगले 20 साल में अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो जो है सरकार क्या करेगी उस चीज़ पे, आप उसका जवाब दीजिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो क्यों नहीं गारंटी दे सकते हैं। तो ये सब सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं और उन्होंने वोडाफोन आइडिया को ये भी बोला है कि जैसा कि आपने 12-13% का ही अभी तक एजीआर में पेमेंट किया है, तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो आपको जमा करना होगा इस चीज़ को जो समय सीमा है उसको बढ़ाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल टेलीकॉम कंपनी के लिए भी ये कहा है कि सिर्फ ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिनका लॉकडाउन में बिजनेस बंद नहीं हुआ है और जो सरकार जो पेमेंट मांग रही है वो पब्लिक वेलफेयर में यूज होगा। तो ये काफी कंसर्निंग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अब अगली जो एजीआर हियरिंग है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में होनी है और उसके पहले जो डीओटी है वो जितने भी प्रपोजल्स टेलीकॉम कंपनी सबमिट किए हैं उसकी जांच करेगा, उसको परखेगा और अगले 10 सालों जो पिछले 10 साल हैं उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो उनसे जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उससे भी एडिशनली मांगे गए हैं फर्दर असेसमेंट्स के लिए। ठीक है कुशल, लेकिन ये बताओ कि एजीआर बकाया कितना है अभी और इनकी ताकत है क्या पेमेंट करने की सारी कंपनियों की? क्या है सिचुएशन, क्या है फाइनेंशियल सिचुएशन? अनिल जी, फाइनेंशियल सिचुएशन वाइज भारती एयरटेल काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे लग रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो टोटल एजीआर बकाया भारती एयरटेल का करीब 43,980 करोड़ रुपए का है, जिसमें से इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर दिए, यानी कि लगभग 41% का पेमेंट ऑलरेडी भारती एयरटेल ने कर दिया है। वहीं वोडाफोन आइडिया को देखें तो केवल 12% का ही उन्होंने पेमेंट किया है, जो उनका कुल बकाया है करीब 58,000 करोड़ रुपए का उसमें से। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए काफी कंसर्न बने हुए हैं। इनफैक्ट इनकी नेट डेट भी अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की नेट डेट दोनों कंपनियों पे है, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर। और कैश बैलेंस भी अनिल जी अगर हम देखें तो करीब 16,000 करोड़ रुपए का कैश ऑन बुक्स जो है वो भारती एयरटेल के पास है। वहीं वोडाफोन आइडिया के पास केवल 1,000 करोड़ रुपए का ही कैश बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल पोजीशन भी इंडिकेट कर रही है वोडाफोन आइडिया का अगर समय सीमा नहीं मिलती है 20 साल की तो उनके लिए काफी कंसर्न बन सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम टेलीकॉम कंपनियों का पूरा विश्लेषण। अच्छा आशीष जी, ये बताइए अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा कॉल तो आइडिया इस पे आपके वोडाफोन आइडिया पर ही है, वो खरीदें ना खरीदें, क्या करें? अनिल जी, मुझे लगता है अभी थोड़ा ज़रूर इसमें इंतज़ार करना चाहिए। है ज़रूर बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत हमारे बचपन के लैंग्वेज क्या चूल आती है बहुत ये वाले स्टॉक के लिए जब भी न्यूज़ फ्लो इस तरह का आ रहा है। बट अभी भी मेरा जो सिनेरियो है वो जो मेरा थॉट प्रोसेस है रादर आई वुड से वो भारती को लेकर ही ज़्यादा बुलिश है, कंसिडरिंग कि यू नो वहाँ पे आपको जो पैसे की उगाई है वो जल्दी और बेहतरीन होगी और सही प्राइजेस पे होगी। और गोइंग अहेड आई थिंक ये 3 प्लेयर्स वाली मार्केट की जगह 2 प्लेयर वाली मार्केट ज़्यादा फिजिबल लग रही है, सो टू स्पीक, इन एज मेनी वर्ड्स। तो अब देखते हैं अनिल जी, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा बिकॉज अगर क्लैरिटी और आएगी तो थोड़ा आई विल वेट, देन तो अपसाइड है ही फिर, बट वेट करूंगा। ठीक है,
थोड़ा इंतजार करेंगे एक फाइनल डिसीजन जुलाई में अगली सुनवाई, तो वहां पर नजर रखेंगे। पर आपको वेट नहीं करना है अनिल जी की अगली कॉल के लिए। बिगुल बजाते हैं कल के 2000 का। बताएं अनिल जी। दीप, खरीदारी की राय है और खरीदारी की राय है एक बैंक में, नाम है कर्नाटक बैंक। 41 रुपये 50 पैसे के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है कर्नाटक बैंक। यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 26-27 लाख शेयरों का कारोबार अब तक हो चुका है। 27 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। यहाँ पर तेजी करने की राय है। 40 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। ऊपर की तरफ के टारगेट पहले होंगे 43 रुपये के, जहाँ पर आपके आज 2000 बन जाएंगे। कल के लिए आप खरीदना चाहते हैं 45 रुपये का टारगेट रखें, और उसके बाद जो इवेंचुअली पोजिशनल टारगेट है वो 50 रुपये के आसपास का आपका बनेगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए, लार्ज कैप बैंक्स काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। क्वालिटी बैंक्स में सबसे पहले खरीदारी हो चुकी है, और अब आप आज देखिए, आज खरीदारी की कॉल्स कहाँ आई है। RBL, बंधन, इंडसइंड। इसका मतलब ये कि जो हाई बीटा बैंक्स है वहाँ पर खरीदारी के अब मौके लोग ढूंढ रहे हैं। उसके बाद अब कहाँ आएगी? उसके बाद आएगी वो उन छोटे बैंक्स में जो कैश मार्केट में वायदा कारोबार के बाहर हैं। DCB बैंक आपको सुबह आज बसिन साहब ने दिया था। अब कर्नाटक बैंक फंडामेंटली मजबूत बैंक है। जिस तरह से सिचुएशन फिर से ट्रैक पर आ रही है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो बैंक्स में, और आज बैंक निफ्टी जिस तरह से बेहद मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक रहे तो कल 21,000 के पार बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश भी करे। तो ये वो सारे बैंक्स हैं जहाँ पर अब आपको एक्शन भरपूर होता हुआ दिखेगा। तो मेरा ये मानना है 40 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कीजिए। 43 रुपये का टारगेट आज इंट्राडे प्लेयर्स अपने लिए रख सकते हैं, जहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करें 2000 उनके वहाँ बन जाए तो। और 45 रुपये का टारगेट कल तक के लिए रखिएगा। 50 रुपये तक के टारगेट अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, वो आपके लिए ठीक रहेगा। ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन कर्नाटक बैंक का। जी दीप। बिल्कुल, और अनिल जी 43 रुपये का पहला टारगेट तो आने की तैयारी में ही लग रहा है स्टॉक। तो अगर चाहें तो थोड़ा स्टॉप लॉस आप और ट्रेल कर सकते हैं। 45 और 50 दो और टारगेट्स हैं। पोजिशनल बेसिस पर 50 तक जा सकता है स्टॉक पर। आप अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते रहें स्टॉक पर। ये है आपके लिए राय, और शानदार मूव आ रहा है। बिगुल बजाते हैं वागले जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, बैंकिंग स्पेस में ही मेरा ध्यान है। अनिल जी ने ठीक कहा, बैंकिंग स्पेस में ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। फ्रंट लाइन बैंक जो इतना ज़्यादा चला नहीं है वो है ICICI बैंक। अभी 350 का एक रेजिस्टेंस है पिछले 3 दिनों का, उसको निकाल रहा है। अभी 352, 350, 250 के भाव से बाय करे। ऑन द डाउन साइड 350 तक ऐड करे। मेरा 344 का स्टॉप लॉस होगा, और 370, 375 तक के टारगेट्स मैं कल देख रहा हूँ। इसमें अच्छा मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ICICI बैंक में आपको शानदार मूव आती हुई दिख रही है। मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है, तो खरीदारी करिए। श्रीकांत जी, एक्सिस बैंक पर भी राय दे दीजिए, क्योंकि एक्सिस बैंक अब 400 के ऊपर गया है। तो क्या लगता है कि एक्सिस बैंक में भी अच्छी खरीदारी आ सकती है? ओके, विश्वेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और थोड़ी देर में हम उनसे लेंगे उनकी बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। एक्चुअली विश्वेश जी जुड़ चुके हैं बिगुल के साथ। स्वागत करते हैं विश्वेश जी का। और सबसे विशेष है विश्वेश जी। विश्वेश जी बताइए, ऑप्शन खरीदारी करने की राय। पहला कौन, इंडेक्स पे है क्या कोई आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में? नहीं सर, स्टॉक्स में है, और स्टॉक्स में ऐसे। अच्छा, मुझे लगा कि 21,000 के नजदीक। नहीं, रुको तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो सर, आप तो बताओगी। मुझे लगा कि कहीं 21,000 के आसपास बैंक निफ्टी आया, कहीं आप पुट ऑप्शन खरीदने का ना बोल रहे हैं उल्टा। तो नहीं बोल रहे ना अभी आज? नहीं सर, आज तो नहीं बोल रहे। कल का जो बोला था वो सुबह में स्टॉप लॉस हो गया। नहीं, कोई बात नहीं है, तो ठीक है। ये तो मार्केट है, ऊपर नीचे होता है, चलता है। बताइए सर, पहला कौन सा है आज का? पहला कॉल है सर, ऑप्शन खरीदना है, और खरीदना है NIIT टेक का 1400 का कॉल ऑप्शन। देखिए, NIIT टेक में आज के दिन में फर्स्ट आवर में जैसे 3 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ था,
1360 1350 की रेंज में। मुझे ऐसा लग रहा है वो वॉल्यूम बहुत ही शार्प वॉल्यूम था, और जिस हिसाब से 1400 का कॉल ऑप्शन में एक्यूमुलेशन देखा जा रहा है और एनआईटी टेक में आफ्टर अ बिग स्पॉट ऑफ वॉल्यूम साइडवेज मूव दिखा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है और ये 1400 के ऊपर 1430 तक जा सकता है। तो एनआईटी टेक का जो ऑप्शन था 40 रुपीज के आसपास, उसमें स्टॉप लॉस रखना होगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना होगा आपको, 25 रुपीज का स्टॉप लॉस, मतलब 15 रुपए का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है स्टॉक में जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो एटलीस्ट 1400 से 1430 की एक्सपेक्टेड है। तो सूरत में जो टारगेट है वो अपसाइड में 70 और 80 दो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है एनआईटी टेक का 1400 रुपये वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। ये है राय विश्वेश जी की तरफ से, तो ये कॉल ऑप्शन आपके लिए खरीदने की राय। विश्वेश जी, दूसरा ऑप्शन कौन सा है आपका, कौन सा स्टॉक में है? दूसरा भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, जो स्टॉक नहीं चले हैं मैंने वही चुने हैं। तो दूसरा जो स्टॉक है वो है बायोकॉन। देखिए अब बायोकॉन का 1 जून से अब तक मतलब ऑलमोस्ट 17-18 दिन का एक फ्लैट कंसोलिडेशन था 380 टू 390, और बायोकॉन के 400 के कॉल ऑप्शन में ह्यूज ओआई है। आज बायोकॉन फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि वो 400 के ऊपर जाएगा, लेकिन समहाउ वो नीचे आ गया। अब वो जो क्लस्टर में है 390 टू 395 मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बायोकॉन में 390 का कॉल 14 रुपए चल रहा है अभी, 14 रुपए खरीदारी करे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, छोटा सा स्टॉप लॉस है 4 रुपए का। मुझे लग रहा है इसका जो टारगेट है वो 20 रुपए से 25 रुपए तक हो सकता है, क्योंकि बायोकॉन अगर 400 रुपए निकालता है जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बायोकॉन के कॉल में, तो मुझे लगता है कि बायोकॉन में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और आज सुबह जो सेटअप था वो बहुत अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक चले नहीं है वहां पे बाय देना वो भी मच मोर सेफर देन द जो मूव हो चुके हैं यहाँ पे। विश्वेश जी, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ, इजाजत देता हूँ। जी सर। अच्छा, ये तो सुबह से जहां खुला वहीं से लगातार नीचे 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 आ रहा है, तो ऐसी क्या चीज खास दिख रही है बायोकॉन में कि आप इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनिल जी। देखिए अगर मैं आपके साथ होता तो चार्ट दिखा था 2 जून से लेके अनिल जी आज 17 जून मतलब ऑलमोस्ट 16-17 ट्रेडिंग सेशन की जो प्राइस कैंडल्स है, आप उनका अगर हाई लो मैच करोगे तो लो 380 बनता है और हाई 395 बनता है। और आज शायद पहली बार, इनफैक्ट कल शायद पहली बार हमने 390 के ऊपर का क्लोजिंग दिया था। आज हम 400 के ऊपर गए, वॉल्यूम हुआ लेकिन नीचे आ गया। तो मैं चेक कर रहा था कि 400 के ऊपर क्या है, तो 400 के कॉल में 17 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट 18 लाख शेयर है। तो मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन रेंज निकला है और दूसरे फार्मा स्टॉक कहीं सेटबैक ले रहे हैं, तो शायद बायोकॉन में अपमूव आ सकता है और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो मुझे लगा कि बायोकॉन में 400 के कॉल में अगर मूवमेंट आता है तो इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 4 रुपए का, और मैंने 390 का इसलिए दिया है क्योंकि बायोकॉन जिस लेवल पे है यहाँ से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 15 से 20 रुपए का मूव आएगा, तो उसका जो डेल्टा होगा 390 का वो कंपेयर टू 400 थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, चलिए परफेक्ट। तो मैंने कहा चलिए सिर्फ दर्शकों को ये नहीं होना चाहिए विश्वेश जी की खाली ये खरीदा वो बेचा है, उस कॉल के पीछे की थॉट प्रोसेस अगर पता चलेगी कि आपने क्या सोच के इन द मनी कॉल ऑप्शन दिया, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा समझ पाएंगे, पैसे अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे वापस पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया सर 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए ऑप्शंस की। एनआईटी टेक का ऑप्शन खरीदिए 1400 रुपये वाला, 25 रुपये का स्टॉप लॉस, 70 से 80 का टारगेट। 390 वाला बायोकॉन का कॉल ऑप्शन खरीदें 14 रुपये में, 10 का स्टॉप लॉस, 20 से 25 का टारगेट। आइए एलआईसी हाउसिंग के नतीजे आने वाले हैं, पूजा बताने को तैयार है। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, पूजा बताइए। जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के भी कमजोर ही नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। एनआई की बात करें तो स्लो ग्रोथ रहेगी 5% की। प्रोविजनिंग काफी करनी पड़ सकती है इस बार कंपनी को। 300% की प्रोविजनिंग अगर सालाना आधार पर बात करें तो इतनी प्रोविजनिंग कंपनी को करनी पड़ सकती है, और इसी का असर मुनाफे पर भी दिखेगा। 24% की गिरावट इस बार देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो डेवलपर सेगमेंट है वहां पर काफी ज्यादा दबाव इस बार देखने को मिल सकता है, और इसी एलएपी और डेवलपर सेगमेंट में जो एसेट क्वालिटी है उस पर भी असर पड़ेगा, और उसी की वजह से माना जा रहा है कि एलआईसी को प्रोविजनिंग यहाँ पर करनी पड़ सकती है। उस पर लॉकडाउन का भी एक इम्पैक्ट रहेगा कंपनी के नतीजों में। इसके अलावा अगर बात करें तो स्लिपेजेस भी काफी ज्यादा बड़े रहेंगे। ग्रॉस एनपी हमारा अनुमान है कि 2.8% के आसपास रहेगा, 2.7% से बढ़कर, और मार्जिन पर भी दबाव रहेगा। यहाँ पर हमारा अनुमान है कि 2.7% से घटकर 2.5% रह सकते हैं कंपनी के मार्जिन। तो कमजोर नंबर्स आ सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के।
ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग के नतीजों पर आपके लिए राय। आइए अब अगला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, और उसके तुरंत बाद सुमित जी का सैटेलाइट भी। बताएं सर। अनिल जी, एक स्टॉक जो नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट में, वो है HDFC लाइफ। इसको मिस नहीं करना चाहिए। HDFC लाइफ को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, HDFC बैंक चल चुका है, HDFC लिमिटेड चल चुका है, और अब बारी है HDFC लाइफ की। अनिल जी यहां पर एक पैटर्न बना है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। टारगेट 540 रुपए का बनता है, तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। 508 रुपए पर 508 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 530 रुपए का, दूसरा टारगेट 538 रुपए का, तो 530 538 के टारगेट के लिए HDFC लाइफ में खरीदारी की राय। ओके, HDFC लाइफ ये है बेहतरीन शेयर जहां पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी राकेश जी की। 508 का स्टॉप लॉस लगाइए, 508 530 538, दो टारगेट 530 और 538 पर ये है आपके लिए। कैडिला के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे ये आने वाला है, लेकिन इससे पहले सुमित जी का सैटेलाइट तैयार है अंतरिक्ष में जाने के लिए बिगुल के साथ। 3, 2, 1, 0 लॉन्च। सुमित जी। हाँ अनिल जी, अभी टाइम हुआ है 2:54। स्टॉक का भाव चल रहा है 97.40 रुपए। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ अनिल जी, ताकि सब लोग ये वॉच कर पाएंगे कि जो टाइम मैंने बोला उस टाइम पे क्या भाव था, कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है। अभी भाव चल रहा है अनिल जी 97.40 रुपए। और ये जो पेपर स्टॉक्स है इनके अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे यहाँ पे जो रडार पे आया है वो है जेके पेपर को यहाँ पे CMP पे बाय करें। ये स्टॉक का ट्रेंड तेजी के अंदर है। ये स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो अपसाइड का है। और आप वॉल्यूम देखिए, स्टॉक के अंदर 20 लाख शेयर्स का वॉल्यूम है, जो कि बहुत बढ़िया वॉल्यूम होता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर। तो ये स्टॉक के अंदर आप खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस छोटा सा है, 92 से लेके 93 के आसपास का, 92 से लेके 93 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। 1 से 2 दिनों के लिए पोजीशन ली जा सकती है। 100 रुपए तक आप लोग खरीदारी करें। ऊपर के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि 107 रुपए से लेके 110 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 107 का होगा पहला टारगेट, 110 का होगा दूसरा टारगेट। ओके, तो अब देखिए आपको जेके पेपर एकदम टाइम स्टैम्प के साथ प्राइस के साथ बता दिया सुमित जी ने, और साथ ही रेंज भी दे दिए। 97.5 से 100 रुपए की रेंज में आप धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए। अब इस रेंज से भी बाहर निकल जाए तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है अल्टीमेटली आपको कहीं तो नहीं तो वो सैटेलाइट आपके पकड़ में नहीं आते, उसका ही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस रेंज में लीजिए। 92 का स्टॉप लॉस लगाइए। 107 से 110 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय सुमित जी की तरफ से। आइए कैडिला हेल्थ केयर, इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स और इसका अनुमान बताएंगे कुशल। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स बताइए। ओ माफ कीजिएगा, देवांशी बताएंगे। देवांशी कैसे रहेंगे रिजल्ट्स कैडिला के, जरा अनुमान बताइए जी। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए इस बार अगर आप देखें तो घरेलू बाजार से अच्छी ग्रोथ आने का अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। करीब 8 से 10% तक की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है घरेलू बाजार में। लेकिन यूएस बाजार की बात करें तो इस तिमाही में करीब 2 से 3% तक की बढ़त देखने मिल सकती है, या स्टेबल भी रह सकते हैं। ज़्यादा आय में बढ़त का अनुमान नहीं है यूएस मार्केट में। साथ ही प्रोडक्ट मिक्स के चलते मार्जिन पर इस तिमाही में दबाव आता हुआ दिखेगा। ज़्यादा खर्च किए कंपनी ने, इसके चलते भी मार्जिन पर थोड़े से दबाव आएंगे। और साथ ही ये देखना होगा कि अब लॉजिस्टिक्स इश्यूज कितने ज़्यादा सॉल्व होते हुए दिखे, इसके चलते कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई थी। और सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी कि जो HCQ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे थे, इसके चलते आय में कितनी ज़्यादा बढ़त देखने मिल सकती है। टोटल इंडियंस कितनी फाइल की हैं, इस पर भी नजर रहेगी। कुल मिला के नंबर्स आप देखिए, आय 4% बढ़ती हुई दिख सकती है। कामकाजी मुनाफे में 4 से 5% तक की गिरावट देखने का अनुमान है। और मार्जिन आप देखिए 21% से कम होकर करीब 20% के आसपास मार्जिन रह सकते हैं। मुनाफा 8 से 9% तक कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन टैक्स खर्च अगर कम होता है तो वहां से थोड़ा सा सहारा मिलेगा, लेकिन ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कैडिला हेल्थ केयर पर अच्छे नंबर्स नहीं रहेंगे। स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा करेक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो रिजल्ट्स के पहले प्रॉफिट बुक करें या रुकें, करना क्या चाहिए जरा श्रीकांत जी, कैडिला हेल्थ केयर के चार्ट्स देखकर बताइए जरा।
अनिल जी देखिए, वैसे फार्मा में काफ़ी बुलिश कॉल्स चल रहे हैं और काफ़ी सारा लॉन्ग पोजीशन अभी भी बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप फॉर्मेशन को देखते हो तो बहुत ही क्लियरली ये स्टॉक आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 380-85 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो अगर रिजल्ट है तो उसके सामने एक पॉज बना हुआ है, बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन भी हो चुका है। तो अगर कोई भी पोजीशंस अगर लॉन्ग हो या तो अगर कोई फ्रेश पोजीशन अगर लॉन्ग लेनी हो तो मुझे लगता है कि 355 रुपए का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसमें, और 390 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 300 रुपए तक के टारगेट कितना? 300 के? एक मिनट, 390 सर, 390। हाँ 390, हाँ राइट राइट, 390 के टारगेट। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखते हैं रिजल्ट्स किस तरह के रहते हैं, उस हिसाब से जो है हम आगे मूड बनाएंगे। ये है कैडिला हेल्थ केयर, परफेक्ट। ओके, बाजार इस बीच, अरे यार बाजार से याद है, कुणाल जी, राकेश जी, क्या हुआ आपको आजकल? वो आपका पिक ऑफ द डे का क्या हो गया भाई साहब? अनिल जी खोज जारी है, अगर कुछ स्टॉक होगा तो 5-7 मिनट में अनिल जी अपडेट मिलेगा पिक ऑफ द डे का। अच्छा, आप दोनों है ना पहले से सोच के बैठे थे कि अनिल जी सवाल पूछेंगे तो खोज जारी है, दोनों बोलेंगे एक साथ, दोनों बोल रहे हो खोज जारी है। इसका मतलब क्या? हर चीज में सलाह बना के बैठते हैं आप दोनों, इसमें भी खोज जारी है। अरे इतनी देर खोजने से तो भगवान मिल जाता है। आपको स्टॉक नहीं मिला कुणाल जी? इतनी देर खोजने से तो अनिल जी कोलंबस को मिल जाता है, लेकिन खोज जाए। चलिए आइए, इस बीच श्रीकांत जी को मिल चुके हैं भगवान, आई मीन स्टॉक। श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक मार्केट में स्टॉक मिलना यानी भगवान मिलने जैसा ही है, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और काफ़ी कॉन्फिडेंट कॉल्स जब मिलते हैं तब बहुत मज़ा आता है। मुझे लग रहा है कि अनिल जी, बजाज फाइनेंस एक स्टॉक ऐसा है कि जो करंट लेवल से काफ़ी कॉन्फिडेंटली बाय किया जा सकता है। इनफैक्ट ये पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक भी हो सकता है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था। उसके बाद इसमें एक ट्रेंडिंग एक मूवमेंट चालू हो चुका है, और ये मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक को 2900 के लेवल तक भी लेके जा सकता है कम से कम। अब शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में, बिकॉज हमारे जो दर्शक है वो शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक एक बार 2600 के लेवल्स के काफ़ी करीब जाएगा 1 या 2 दिन में, तो इसे बाय करके चल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 2480 रुपए का, तो यहाँ से 40 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 2600 से लेकर 2620 के टारगेट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी फेवरेबल है, बजाज फाइनेंस को बाय करके चले। ओके, बजाज फाइनेंस को बाय करके चलें, ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दें सर प्लीज। बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस में हमें स्टॉप लॉस रखना है 2480 रुपए का, 2480, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 2620 के, 2620। ओके, 2620 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस, और 2600 का पहला टारगेट 2480, ये है आपके लिए। ओके, स्टॉप लॉस का लेवल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आइए अब जो स्टॉक्स मजबूती के साथ करें, एक तो पहली चीज ये कि भाई डीप ऑल बायर सेटिस्फाइड, 21,000 का लेवल बैंक निफ्टी पे आपके सामने, 20,997, 20,650 के बाद नहीं रुकेगा। बहुत दिनों बाद डेटा में ऐसा मजा आया देखकर कि जहां मतलब बड़ा उत्साह हो कि अरे ये भागने वाला वो वाला आया। 21,000, जिम्मेदारी खत्म, आज का प्रॉफिट बुक कर लें। हाँ हो सकता है, देखो हो सकता है, मैं ये मना नहीं करता, हो सकता है 21,000 पार करके टिके तो 200 पॉइंट और आज ही बढ़ जाए, 150-200 पॉइंट की जगह है। अल्टीमेटली इसका डेस्टिनेशन 21,200 बनता है, लेकिन भाई अगर 20,650, 20,700, 20,750 कहीं भी एंट्री हुई है तो फिर अच्छा है ना, ठीक है। थोड़ा जो इस लेवल पे ले रहा है उसको भी कमाने दो, सारी दुनिया का धन आप ही को चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10,100 पर निफ्टी है, 10,125 का टारगेट दिया था, 10,110 तक आ गया। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे ताकि आपको तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट होता रहे, नुकसान ना हो। तो इंडेक्स पर दोनों ही आपको एकदम परफेक्ट कॉल, आपको इसीलिए देखिए डेटा में कॉन्फिडेंस आता 2:20 पे ही दे दिया, इसीलिए मैंने कहा डेटा बोल रहा है आपको 10 मिनट जल्दी दे दूं 2:30 बजे की स्ट्रेटजी। वैसे मुझे ट्विटर पे काफी लोग मैसेज करेंगे सर हमारी मिस हो गई, मैं समझ सकता हूँ मिस हो गई, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो जितने लोगों को मिली उनको भी नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब जो बंसल जी कहते हैं वही है कि कॉल कभी भी आ सकती है, तैयार रहें, आप चिपके रहें जी बिजनेस के साथ। बंसल जी ऐसे ही कहते हैं ना आप? बिल्कुल अनिल जी, कॉल कभी भी आ सकती है और अनिल जी हमारी भी कॉल रेडी है, विचार विमर्श चल रहा है। बस 2 मिनट का अनिल जी टाइम दीजिए, अनाउंस कर रहे हैं 2-3 मिनट में व्यूअर्स को पिक ऑफ द डे मिलेगा अनिल जी। वाह, ये हुई ना बात। ओके, तब तक बैन से बेनिफिट के लिए तैयार है आशीष चतुर्वेदी। बताएंगे कौन से स्टॉक्स बैन से बाहर आने वाले हैं, कौन से जाने वाले हैं और कौन से बने रहने वाले हैं। आशीष जी, आप तो छाए हुए पूरे देश दुनिया में। अनिल जी हेलो, आवाज आ रही है आशीष? हाँ अनिल जी, आवाज आ रही है। ओके, तो आशीष कल तो छाए हुए थे कुकर की सीटी बजने की वजह से, आज छाए हुए उनके इगारशी मोटर्स की वजह से। अच्छा, वैसे है ना जो आपने वीडियो डाला उस पर मुझे एक किसी ने है ना मैसेज भेजा है, बहुत वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए, आप कहो तो बता दूं। बिल्कुल अनिल जी, सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आपको ही मिले उस वीडियो में। नहीं, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत ही बेहतरीन स्टॉक देने के लिए, जो इगारशी मोटर्स 20% के ऊपर की सर्किट पे मजा आ गया। अब आप तो समझ गए होंगे ये बोलने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। कल सुबह फिर 9 बजे आपको कुछ न कुछ ऐसा ही बढ़िया स्टॉक ढूंढ कर लाना है। अच्छा बताइए, अब स्टॉक बैन में से बाहर कौन आने वाला है वो बताइए। नहीं जी, बाहर तो आने वाली की कोई संभावना नहीं है। 5 स्टॉक है जो बैन में बने हुए हैं, लेकिन 7 स्टॉक ऐसे हैं आज जो शायद बैन में आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लंबी सूची है। आप सबसे पहले देखिए वो स्टॉक जो बैन में आ सकते हैं। BHEL करीब 101% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। सेल यहाँ पर करीब 99% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी ये पक्का है बैन में आएगा। टाटा मोटर्स आज फिर प्रयास कर रहा है बैन में आने के लिए, 99% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। PNB यहाँ पर जो है 97%, वेदांता 94%, मुथूट फाइनेंस यहाँ पर थोड़ी सी संभावना है, करीब 92% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और NCC 91% है। अब वो स्टॉक्स भी बता देता हूँ जो ऑलरेडी बैन में बने हुए हैं। एस्कॉर्ट्स, जिंदल स्टील, अदानी एंटरप्राइज, जस्ट डायल और आइडिया। इनमें से सिर्फ एक आइडिया ऐसे जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 85%, यानी बाजार बंद होते होते अगर यहाँ पर पोजीशंस और कटती हैं तो हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए, लेकिन फिलहाल संभावना कम नजर आ रही है। ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि बाहर आने की संभावना तो किसी की भी नहीं के बराबर है, राइट? बिल्कुल अनिल जी। अच्छा, अंदर जाने में सबसे हाई प्रोबेबिलिटी कौन है? BHEL है, 101% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ये तो पक्का जाएगा। उसके बाद पक्का, उसके बाद आ जाता है सेल, इसकी पोजीशन लिमिट है करीब 99%। ओ, ये भी चला जाएगा। ओके, फिर टाटा मोटर्स 99%। ओके, ठीक है। और उसके बाद और एस्कॉर्ट्स भी है, राइट अनिल जी? चलिए, तो अब लिस्ट लंबी होती। जी आशीष जी। अनिल जी, एस्कॉर्ट्स भी पहले से बैन में बना हुआ ही है, 109%, कल भी बैन में ही था ये। ओके, सॉरी, एस्कॉर्ट्स तो कल ही आया, आज ही बैन में आया, राइट। तो भेल, सेल, टाटा मोटर्स, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में आने की तैयारी में है इस वक्त। इन पर नजर रखिएगा। शुक्रिया आशीष, ये स्टॉक्स बैन वाले बताने के लिए हमारे दर्शकों को। आइए, इस बीच थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भसीन साहब भी, लेकिन उससे पहले आशीष ने जो सुबह स्टॉक आपको बताया था वो था इगारशी मोटर्स, जो 20% के ऊपरी सर्किट पर। आइए माला माल वीकली वाला स्टॉक देख लीजिए आप, क्या वजह है और क्यों रिकमेंड और किस लेवल पर रिकमेंड किया गया था। इगारशी मोटर्स देखिए, जापानीज मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन डीलिस्टिंग कैंडिडेट भी है, ग्रोथ कैंडिडेट भी है, वैल्यूशन भी है, जापानीज प्रोमोटर भी है। अगर इससे ज़्यादा आप और कुछ कंपनी में ढूंढ रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओ माय गॉड, 17% ऊपर, 260 से जहां प्री ओपनिंग सेशन में दिखा वहां से तेज दौड़ लगाता हुआ, तो जी बिजनेस का पहला माला माल वीकली जबरदस्त कमाल करता हुआ दिख रहा है। 17% की दमदार तेजी।
ओके, तो ये है वो दमदार स्टॉक्स जहां पर आपको रखना है पूरा भरोसा और एक्शन। कल सुबह 9 बजे फिर से जुड़ जाइएगा, ऐसा ही एक बेहतरीन फंडामेंटल रिसर्च वाला स्टॉक आपके सामने आएगा, जहां पर आपको करना फोकस है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी सही मौका मिले उस दिन आपको यहां पर करनी है खरीदारी। स्टॉक सुबह से 20% के ऊपरी सर्किट पर लगता हुआ 9 लाख शेयर का 9.5 लाख शेयर का वॉल्यूम है। और सबसे बड़ी बात है कुणाल जी, सुबह से मैं 3 बार बोल चुका हूं, स्टॉक जब रिकमेंड हुआ उसके पहले 9:30 बजे, और एक बार और अभी और बोल रहा हूं कि भाइयों ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। प्लीज ये मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मत कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स हैं, इनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखिए। कुणाल जी से सीखिए किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाकर सालों साल कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। कुणाल जी, आज आपका 20% बढ़ गया, आपका मन होता है बेचने का? बिल्कुल भी नहीं होता ना? अनिल जी देखिए, बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए अनिल जी, जैसे ही मौका लगे इसको खरीदना चाहिए। और जो हमने सवेरे चर्चा की थी वही लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे रहे। 380 390 के लेवल्स दिखेंगे तो होल्ड करने की राय है। और कभी आपने 20% ऊपरी सर्किट लगाकर कोई एमएनसी स्टॉक खरीदा है, या जब मूड माहौल एकदम खराब था उस वक्त लिया है आराम से शांति से? अनिल जी मैं टिपिकली ब्रेकआउट पर लेता हूं, लेकिन अनिल जी सर्किट पर लेना बहुत मुश्किल है, या कि जो स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ गया है उसको नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा देखिए, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। जो पॉइंट आप रख रहे थे, ब्रेकआउट पर लीजिए, इत्मीनान से लीजिए, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। और अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं, एक चीज जो मैं हमेशा अपनी ट्रेडिंग में भी करता हूं, तो मैं व्यूअर्स को भी सलाह देता हूं, एक साथ मत खरीदिए। कोई जल्दी तो है नहीं, तो कुछ क्वांटिटी अगर आपको लगता है कि बस मिस हो जाएगी और बहुत तेजी आ जाएगी, आप चूक जाएंगे, तो थोड़ी क्वांटिटी अभी खरीद लें। और उसके बाद जब करेक्शन आए तो कुछ पैसा बचा के रखें, बाकी क्वांटिटी नीचे के लेवल्स पर खरीद लें। तो उससे क्या होता है कि एक प्राइस एवरेजिंग हो जाती है और तेजी आती है, तो आपको भरपूर प्रॉफिट होता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय आराम से खरीदने की। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स है, ट्रेडर्स के लिए दिन भर मिलते हैं बहुत सारे। इन स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स के लिए रहने दें, आराम से उन्हें इन्वेस्ट करने दें। और इन्वेस्टर्स से मेरी ये गुजारिश है, जब आराम से ठंडा हो जाए, कोई जल्दी नहीं है, एक का एक दिन, आज का आज खरीदना जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि वापस भाव नहीं आता। हमने पिछली बार भी कवर किया था, उसके बाद स्टॉक 50% बढ़ा। अब की बार जो कवर किया, पिछले बार के आसपास के या शायद उसके भी नीचे के भाव पर वापस कवर किया। तो मार्केट आपको बराबर मौके देता है। हम शायद अकेले चैनल ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि नहीं, स्टॉक सर्किट लग रहा है तो गलत है, नहीं लगना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। कोई ऐसा एक दिन में बदलता नहीं, खाली किसी के बोलने पर, किसी के रिकमेंड करने पर सर्किट नहीं लगना चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि सर्किट नहीं लगना चाहिए, और आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स नहीं, ट्रेडिंग के लिए है ना। कितने चाहिए आपको? और चाहिए? बढ़िया चाहिए, लीजिए। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ, और ये पिक ऑफ द डे का बिगुल कल के स्टॉक को आज ही दे रहे हैं। कुणाल जी, राकेश जी, बजाइए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है कोटक महिंद्रा बैंक पर, इसको मिस नहीं करना चाहिए। जब ये मार्केट में रैली शुरू हुई थी अनिल जी, जब 2 बजे शो शुरू हुआ था, आपने बोला था शॉर्ट कवरिंग के कुछ कैंडिडेट्स को देखने की बात कर रहे थे, तो कोटक महिंद्रा बैंक एक तो परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग का, प्लस में परफेक्ट कैंडिडेट है फ्रेश लॉन्ग्स का। और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, 35 रुपए की नॉन स्टॉप रैली स्टॉक इमीडिएटली दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल देखिए, एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आ रहा है। हमने फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय दी, और अब पिक ऑफ द डे में कोटक बैंक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। वजह कई सारी अनिल जी, एक वजह यह है कि इसमें एक पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, और इसका कप काफी वक्त में तैयार हुआ, हैंडल तैयार हुआ, और अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 1260 रुपए पर 1260 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1350 रुपए का, और दूसरा टारगेट 1376 रुपए का, 1376 का होगा। और जैसे ही 1340 का लेवल पार हुआ अनिल जी, हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। तो राकेश जी की और मेरी सामूहिक जिम्मेदारी 1340 के ऊपर समाप्त हो जाएगी। लेकिन खरीद करके चलें, 1260 का स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। ओके, 1260। अरे स्टॉप लॉस सर 40 रुपए दूर नहीं है बीटीएसटी वाले कॉल के लिए, थोड़ा छोटा करो ना इसको।
अनिल जी देखिए, वैसे तो यहाँ स्टॉप लॉस छोटा रखा जा सकता है। वजह यह है कि ये स्टॉक बहुत ही धीमी गति से चलता है, इसमें कभी कोई बड़े उछाल या वॉलिटिलिटी नहीं देखने को मिलती है, तो स्टॉप लॉस आप करीब का भी रख सकते हैं। लेकिन हमने सेफ होने के लिए 1240 का स्टॉप लॉस रखा है और टारगेट 1376 रुपए का है। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ऊपर का रखना है तो यहाँ पर 1275 रुपए पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये एक इंट्राडे लेवल है। तो अगर आपको बहुत सेफ चलना है तो 1260 का रखें, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 1275 के स्टॉप लॉस से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए राय कोटक बैंक कल के लिए कुणाल जी और राकेश जी का पिक ऑफ द डे। आइए BTSTT कॉल्स आपके लिए आ रहे हैं। बसिन साहब है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। आइए बसिन साहब से करते हैं बात। जी सर बताएं सर, BTSTT के तौर पर बाजार तो एकदम धुआंधार तेजी में चल रहा है, मजेदार एकदम सर। बिल्कुल अनिल जी, और मिड कैप में देखिए क्या तेजी है, और बैंकों में जो आपके गए अभी तो सेकंड लाइन बैंकों में चालू होने का टाइम है, तो आप कहें तो मैं दोनों BTST दूं सर जी। तो दो वाह वंडरफुल, बताएं सर। हाँ सर, पहला है L&T फाइनेंस, 63.5 का भाव है, 60 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें 72 का टारगेट होना चाहिए इन द नेक्स्ट वीक। ओके 63.5 के आसपास चल रहा है L&T फाइनेंस, खरीदारी करने की राय। 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 72 तक के टारगेट के लिए बसिन साहब की राय है खरीदारी करने के लिए। तो NBFC में खरीदारी करने की राय आ रही है। थोड़ी देर पहले उन्होंने L&T रिकमेंड किया था, अब L&T फाइनेंस रिकमेंड कर रहे हैं बसिन साहब। दूसरा स्टॉक सर दूसरा मेरा ओल्ड फेवरेट है टाटा पावर, जो 34 पे दिया था, अभी भी 42 रुपए पे। इट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ बोथ ट्रांसमिशन एंड जनरेशन। 42.5 का भाव है, इसमें 40 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें रिवाइज टारगेट होगा 48 का। ओके 48 रुपए तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलें। टाटा पावर में 42.50 के आसपास चल रहा है ये, और यहीं पर ले लीजिए 40 रुपए का स्टॉप लॉस। 48 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब, दोनों ही बेहतरीन BTST पिक्स देने के लिए। L&T फाइनेंस और टाटा पावर आपके लिए बसिन साहब की तरफ से वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। आइए, और इस बीच कर्नाटक बैंक 43 रुपए का पहला टारगेट हिट हुआ। दीप 43.25 का हाई बनाया, तो जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए परफेक्ट मौका था वहां प्रॉफिट बुक करने का। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो 45 रुपए के आसपास के टारगेट रख सकते हैं, और बाद में 50 रुपए के बाजार के मूड माहौल के साथ बड़े टारगेट्स को आप एडजस्ट करते चले। बाकी डे ट्रेड के टारगेट्स आपके हासिल हो चुके हैं। तो कर्नाटक बैंक से एक बार की मेरी भी जिम्मेदारी सिर्फ 2000 की खत्म हुई, लेकिन हाँ आगे के लिए अभी भी जिम्मेदारी बरकरार है, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और बधाई हो, पहला टारगेट हिट हो गया है कर्नाटका बैंक पर। अब आप अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड कर लीजिए। अगर 2000 के लिए ट्रेड किया था तो मुनाफा भी बुक कर लीजिए, पर आगे और पोटेंशियल रखता है कर्नाटका बैंक ऊपर जाने के लिए। और पोजिशनली तो अनिल जी ने कहा है कि 50 तक जा सकता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा जब तक उन लेवल्स पर पहुंचेगा। सुमित जी के पास एक सैटेलाइट तैयार है, चलिए उनके पास चलते हैं। बताएं सुमित जी। दीपांशु 3:16 हो रहे हैं, स्टॉक का भाव चल रहा है 293.50 294। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है स्टॉक का, और ये स्टॉक में 1 से 2 दिनों के लिए दे रहा हूं, तो आराम से सुन के बाई कीजिएगा। स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। 294 295 का अभी भाव है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। ये स्टॉक पिछले 3 महीने का कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड मूव के बाद इसने ब्रेकआउट दिखाया है। ये स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 1 से 2 दिनों के मेरे टारगेट होंगे, जिसके अंदर 310 का पहला टारगेट होगा, और 310 का लेवल निकलने के बाद 325 रुपए तक का अपसाइड मूव भी कोचिन शिपयार्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर 4 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम अब तक देखने को मिल चुका है, विच इज अ गुड वॉल्यूम इन दिस स्टॉक। ये स्टॉक के अंदर पिछले 3 महीने का जो 285 290 का रेजिस्टेंस जोन था वो स्टॉक ने ब्रेक किया है, और वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो 310 325 ये 2 टारगेट को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए। नीचे में 280 का स्टॉप लॉस लगाएं, 295 से लेके 298 के आसपास बाय करें, 280 का स्टॉप लॉस लगाएं 310 325 के टारगेट्स के लिए। 310 325 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। कोचिन शिपयार्ड यहां पर राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। सैटेलाइट कॉल है, 300 के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक जा चुका है। चलिए अब बिगुल बजाते हैं वागले जी के लिए BTSTT का। पता है सर, मेरा BTST होगा रिलायंस में, जिसने अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है
2 दिन पहले का स्विंग हाई जो कि 1647 का था उसको ब्रेक किया है। 1652-53 के करंट भाव से बाय करें। 15 रुपए का यहाँ से स्टॉप लॉस होगा 1640 1639 का, और 1670 1675 तक के टारगेट, 1680 तक के टारगेट मुझे कल दिखाई देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर खरीदारी की राय आ रही है वागले साहब की तरफ से, और अगर रिलायंस पार्टिसिपेट करेगा तो निफ्टी में और आप गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन लेवल्स की बात करेंगे अनिल जी से, बस 320 की आखिरी स्ट्रैटेजी आने के लिए तैयार है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पर खरीदारी है वागले साहब की तरफ से। एक स्टॉक और जिसका पार्टिसिपेशन जिस पर बात करनी थी श्रीकांत चौहान साहब से, वो है एक्सिस बैंक। श्रीकांत जी, उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आया जितना बाकी बैंक्स में आया एक्सिस बैंक पर इसने भी 400 का स्तर क्रॉस किया है। क्या ट्रेड हो सकता है एक्सिस बैंक में? इनफैक्ट दिव्यांशु, एक्सिस बैंक ने काफी अच्छा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया है, और वो भी इंट्राडे बेसिस पे किया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक वापस अपने 430-35 के लेवल्स को छू सकता है, और इसने अपनी एक रेंज बना ली है। तो ये 430 के ऊपर नहीं जा रहा है, और 435 के ऊपर नहीं जा रहा है, और 380 के नीचे नहीं जा रहा है। तो करंट लेवल्स 405 के हैं। मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, एक 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं 400 रुपए का, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। और जो टारगेट्स रखेंगे वो हम रखेंगे सबसे पहले 420 के, और उसके बाद के टारगेट्स रहेंगे 435 के। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस रखना है 400 रुपए का। 400 के स्टॉप लॉस के साथ 420 435 ये टारगेट्स आपको रखने चाहिए एक्सिस बैंक पर। चलिए, आखिरी 10 मिनट है ट्रेड के लिए, बाजार गर्म है, जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ी गिरावट हुई है ऊपरी स्तरों से डाउ फ्यूचर्स में, पर 25 अंक की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको 25 अंक ऊपर देखेंगे और 10,000 के स्तर के ऊपर है, तो एक अहम लेवल के ऊपर है। यूरोप के बाजार एकदम सपाट ट्रेड हो रहा है सर, थोड़ा मिला जुला ट्रेड है इस समय, बट एकदम फ्लैट है इस समय। दीप, ये तो ड्रीम डे है, भगवान करे ऐसा दिन रोज मिले। मतलब जहां सुबह 80 पॉइंट नीचे था 8 बजे जब हम बात करते SGX, तब हम कह रहे थे जितना नीचे खुले उतना बेहतर, तुरंत खरीदेंगे। देखिए किस तरह से बाजार खुलकर नीचे से गैप से घुमा, तो पहला अंदाजा वहां से ही निकला। उसके बाद 9 बजे इगारशी मोटर्स, हमारे पहले मालामाल वीकली ने जो कमाल करके दिखाया 20% का ऊपरी सर्किट। उसके बाद देखिए वापस 2 बजे जब हम बात कर रहे थे कि 20,650 पार होते ही रुकना मत, झपट लेना, 20,850 20,950 तो जाने की तैयारी में है ही, वो देखिए ऐसा भागा। 10,125 का टारगेट 10,050 के ऊपर, तो वहां से 10,110 तक निफ्टी भी आ गया। 10,100 के ऊपर, 10,000 के ऊपर बंद हो रहा है, 20,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। 21,000 का लेवल फाइनल टारगेट एग्जैक्टली 20,998, 2 पॉइंट दूर उसी टारगेट पर पहुंचा है। तो ये ड्रीम डे है, ड्रीम डे। ऐसा मतलब कभी कभी होता है, रोज नहीं होता। अच्छा, इस बीच कर्नाटक बैंक का भी कल के 2,000 का टारगेट हासिल हो गया। तो पूरा का पूरा दिन जब अच्छा है तो आराम से शांति से बैठिए। क्यों? क्योंकि देखिए 21,000 के अहम लेवल के नजदीक बंद हो रहा है, 10,100 के अहम लेवल के नजदीक बंद हो रहा है निफ्टी। पहली चीज ये मंदी तो करनी नहीं है, करेक्ट। व्यू तेजी का था, वो तेजी का ही है। तेजी की पोजीशन है, ऑप्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और आप खड़े रहिए। मेरी राय अगर पर्सनली मुझे पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा, कर्नाटक बैंक हो चाहे जो भी हो, आपके पास जो कुछ भी है, प्रॉफिट बुक करके आज शांति से बैठिए। कल सुबह फिर से लीजिए ट्रेडिंग पोजीशन। जो पोजिशनली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने ले रखा है उसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपको आज एक्सपायरी के दिन बढ़िया शॉर्ट कवर। ये लो, अभी भी रुक नहीं रहा बैंक निफ्टी 21,000 के भी पार। इसको 21,200 दिखाना ही दिखाना ऐसा लग रहा है। 21,150 21,200 जो फाइनल टारगेट बनता है। तो आज जो कुछ हो रहा है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो रहा है। अमेरिकी बाजारों का उतार चढ़ाव और सीमा पर तनाव, ये दो चीजें ऐसी है जिस पे आप गारंटी से नहीं बोल सकते कि ये खत्म हो गई है। आज भी डाउ ऊपर नीचे हो सकता है और आज भी आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, कोई खराब खबर आ जाए या कोई तनाव बढ़ने की खबर आ जाए। तो उन चीजों से आप इनकार मत कीजिए। तो मेरा पॉइंट ये सिंपल है, जब इंडेक्स में अच्छे पैसे बन रहे, शांति से बैठिए ना। कल की कल देखी जाएगी, कौन सी हड़बड़ी है, कौन सी जल्दी है। तो कुछ मत करिए, शांति से बैठिए। ये मेरा राय है। प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय करिए। कल फिर दे देंगे कहाँ जाने वाला है। इंट्राडे में स्क्रीन पर इतने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं। आप देखिए 20,030 वाला, 21,030, 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी स्क्रीन पर बढ़ा है। 1,000 पॉइंट किसको बोलते हैं? और क्या चाहिए? 9,845, यानी कि लगभग
250 पॉइंट करीबन 250 पॉइंट करीबन निफ्टी स्क्रीन पे बढ़ गया और स्टॉक्स का मूव तो अनाप शनाप हो रहा है। तो इसलिए मेरा पॉइंट है कि आप न्यूट्रल होकर जाएं, न तेजी न मंदी, क्योंकि ढेर सारे मूविंग फैक्टर्स हैं, अभी कुछ ना करें। बिल्कुल, अभी कुछ ना करें। अब ढेर सारे मूविंग फैक्टर्स हैं इस बाजार में, किसी भी तरफ का ट्रेड हो सकता है, काफी सारे क्यूज हैं जिन पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। पोजीशन अगर आप चाहें तो मुनाफा बुक कर लीजिए, अच्छा दिन रहा है ट्रेड का और अब पोजीशंस बंद करके जाएं, क्योंकि अनिल जी बोल रहे हैं कि पोजीशंस बंद करके जाएं। BHEL बंसल साहब, अगर पोजीशन है 16% की रैली मिल गई है एक दिन में, थोड़ा मुनाफा बुक करके जाना चाहिए यहां पर भी? नहीं, देखिए दीपांशु, दो चीजों में बड़ा फर्क है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिम्मेवारी मेरी खत्म है, बट किसी का अगर हिम्मत है तो होल्ड करना चाहिए। यहाँ डेफिनेटली एक री रेटिंग देखने को मिलेगी और दो बड़े दिग्गज लोग जो है, नीलेश शाह जी और अनिल अग्रवाल जी स्टरलाइट वाले, इन लोगों के ट्वीट के बाद ही स्टॉक हरकत में आया है। तो थोड़ी सी हिम्मत और हाजमा बनाना पड़ेगा। स्टॉक एक री रेटिंग का कैंडिडेट है, बट हाँ, जिम्मेवारी खत्म है। बिल्कुल, तो अगर चाहें तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो बुक कर लीजिए। अच्छे मुनाफे आपको यहां पर आते हुए दिख गए हैं इन सभी स्टॉक्स में, तो अगर चाहें तो थोड़ा मुनाफा आप बुक कर सकते हैं। पर नजर रखिए, बाजार डेज हाइप के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी में, और BHEL जिसकी बात कर रहे थे, अब 32 का स्तर भी इस स्टॉक ने छू लिया है। तो डेज हाई पर आपको BHEL भी दिख रहा है और क्लोजिंग से पहले शानदार मूव यहां पर आती हुई दिखी है। नजर रखिए इन स्टॉक्स में, क्योंकि अच्छी तेजी बनी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें क्लोजिंग से पहले, TVS मोटर्स, वागले साहब, यहां पर एक स्पाइक आते हुए देखा है। कुछ ट्रेड है, कुछ फाइनल BTST बनता है क्या इस पे? ओके, वागले जी को ऑडियो नहीं जा रहा है। श्रीकांत जी, सेम क्वेश्चन, TVS मोटर्स स्पाइक आया है, BTST ट्रेड बनता है? दीपांशु, देखिए आज के दिन में वैसे जितने भी ऑटो स्टॉक्स है वो काफी एक साइडवेज एक्टिविटी में थे, लेकिन बिल्कुल TVS मोटर एक अपने इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स के काफी नजदीक क्लोज हो रहा है, तो इसे लॉन्ग करके जा सकते हैं। लेकिन हमें स्टॉप लॉस इसमें काफी स्ट्रिक्ट रखना है। 360 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 360 रुपए का, और टारगेट्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 375 रुपए के। लॉजिक ये है कि हीरो मोटर्स में भी एक साइडवेज एक्टिविटी है, लेकिन बुलिश कंसोलिडेशन है। TVS मोटर्स में भी बुलिश कंसोलिडेशन है, तो डेफिनेटली इसे लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए राइट TVS मोटर्स पर। सुमित जी, HPCL यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनी है, 2-3 दिनों से अच्छा एक्शन रहा है, 200 से अब 222 और ये भी डेज हाई पर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर कोई ट्रेड बना के जाएं, अगर पोजीशन है तो कैरी फॉरवर्ड करें या फिर मुनाफा बुक करें? HPCL, BPCL, IOC, इन स्टॉक्स में एक मोमेंटम डेवलप हुआ है तेजी की तरफ का। HPCL ने आज लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है, तो एक बार पोजीशंस को होल्ड करके जाना चाहिए। फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे नहीं रेकमेंड करूंगा, कल खुलने के बाद देखेंगे। बट हाँ, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को जरूर लेके जाया जा सकता है, जिसमें 215, 218 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें। ऊपर में 224, 225 का लेवल टूटने के बाद इसमें और भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कल अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फ्रेश बाय देखेंगे और अभी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कैरी करें। ओके, अब कुकरेजा साहब, कोई मेरिट बनता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर खरीदारी करने का? 12 दिनों से हम देख रहे हैं कि प्राइस हाइक्स हो रहे हैं, आधे रुपए के होते हैं, पर 12 लगातार दिनों से हो रहे हैं और ऑयल प्राइसेस में एक रिवर्सल आया है, तो इन्वेंट्री गेन्स भी इन्हें देखने को मिलेंगे और वैसे ऑयल प्राइस कंफर्ट रेंज पर है। तो क्या इन वैल्यूएशंस पर सेंस मेक करता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का? 100% आपने एकदम करेक्टली सम अप किया। मुझे लगता है अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखने जाएं तो बहुत अपसाइड है इन स्टॉक्स में। ये स्लो मूवर्स हो सकते हैं, मे बी आपको इमीडिएटली स्पाइक ना मिले आज की मार्केट के मूव के बाद, बट डेफिनेटली वेरी वेल समराइज्ड। मुझे लगता है यहाँ पे डाउनसाइड बहुत कम है इन्वेंट्री गेन्स की वजह से। प्रॉबेबली ये क्वार्टर में थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, लेकिन अपसाइड काफी है। और HPCL एंड IOC आर टू स्टॉक्स, just the right time when you ask me this question. I'm pretty bullish on HPCL. ओके, तो HPCL पर पॉजिटिव व्यू है। वैसे कुकरेजा साहब कह रहे हैं कि अच्छी रैली आई है, तो आज के दिन या अभी मत खरीदारी करिए, पर हाँ धीरे धीरे आप इन पर एडिशन कर सकते हैं, आगे जाकर अच्छी तेजी मिल सकती है। अनिल जी, मार्केट एक्शन भरपूर है, बट थोड़ा डाउ फ्यूचर्स फिसले हैं सर।
हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलेंगे, ये तो डाउ फ्यूचर्स अपने तो देखो दीप सुबह 350 नीचे देख लिया था, उसके बाद तो हिम्मत ही खुल गई। अभी तो है ना 25-50 में फर्क ही नहीं पड़ता हमें, इतने 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर नीचे देख के है ना मजबूत हो गया है दिल अभी, तो ठीक है बढ़िया चल रहा है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो मुथूट फाइनेंस है 15-16%। भेल तो ठीक है, चलिए भेल अपनी जगह है, लेकिन मुथूट फाइनेंस तो गजब क्या स्टॉक चला है, वाह मानना पड़ेगा, और जबरदस्त चला है, अमेजिंग। तो चलिए ये हैं स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है। जेके पेपर ये स्टॉक 9% ऊपर बंद हो रहा है, जो आपने सुमित जी सुझाया था लेकर जाए ना कल के लिए, ऐसा लग रहा है कल भी पेपर स्टॉक्स में मुंह बरकरार रहेगा। जिस तरह से आखिरी आधे घंटे में अभी 2:30-3 बजे के बाद से जो खरीदारी पेपर स्टॉक्स में जबरदस्त दिख रही है, सारे पेपर स्टॉक्स में दिख रही है, इसका मतलब लगता है कल भी ये चलने वाले हैं। बिल्कुल अनिल जी, पेपर स्टॉक्स हवा में उड़ने को तैयार है, और इस लास्ट 5 दिनों में अगर आप देखोगे तो हमने 2-4 बार पेपर स्टॉक्स को रिकमेंड किया है, जिसमें शेषशाही पेपर भी 1-2 बार आ चुका है, और जेके पेपर अभी डे हाई पर है, 101 के पास चल रहा है, 8-9% ऊपर है अभी तक। ट्रेंड के अंदर, चार्ट्स के अंदर कहीं पर भी सेलिंग देखने को नहीं मिली है, तो कैरी करके जा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। आज का जो हाई लगा है, कल वो जैसे ही ब्रेक होगा तो जो हमने ऊपर के टारगेट्स दिए वो अचीव हो जाएंगे। तो चलिए पेपर स्टॉक में सब जगह खरीदारी हो रही दिख रही है। बाकी पेपर स्टॉक भी आप दिखा दें, जेके पेपर के अलावा स्टार पेपर और ये सब सारे के सारे स्टॉक्स में आज अच्छा वेस्ट कोस्ट बढ़िया मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आइए बाजार बंद होने की तैयारी में है, बचे हैं लगभग 45 सेकंड। 10,000 के बहुत ऊपर जाकर बंद, बड़े दिन बाद 5 दिन हो गए भाई 10,000 के दर्शन नहीं हुए। आज 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, बहुत ही बढ़िया। एक चीज बता दूं आपको, याद दिला दूं डेटा, 8 जून को आपने 10,167 10,167 ये हाईएस्ट क्लोजिंग दिए 7,500 का लो बनाने के बाद, उसके बेहद करीब पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद ये सेकंड बेस्ट क्लोजिंग होगी। 10,328 ये 8 जून को आपने लेवल छुआ था हाईएस्ट, उसके नज़दीक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। 21,967 ये बैंक निफ्टी का हाईएस्ट लेवल था जो हमने 8 जून को छुआ था, वहां से हम थोड़ा नीचे आए थे, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंकड़े हैं जो आपके काम के हैं, जिन पर नजर रखिए। 10,090 ये है फाइनल क्लोजिंग, 209 पॉइंट ऊपर निफ्टी की, और बैंक निफ्टी 717 अंक ऊपर है इस वक्त 20,919 पर। 688 अंकों की मजबूती के साथ आज क्लोजिंग हुई है आपके लिए सेंसेक्स की। तो हर तरीके से बहुत ही शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है आज के सेशन में। बहुत कुछ है एक्शन, और उससे पहले दीप बढ़िया क्लोजिंग हुई है आज के सेशन में। बिल्कुल अनिल जी, बढ़िया क्लोजिंग होते हुए दिख रही है। 11 जून के बाद हमने देखा है बाजार इन लेवल्स पर आए हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। अगर आप देखें तो पिछले प्रोमो ले लो अभी 11 सेशंस में हमने देखा है कि लगभग 7 सेशंस में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। 10 जून के बाद ये हाईएस्ट क्लोजिंग है बाजार की। तो जो एक हफ्ते से या पिछले 10 दिनों से एक कंसोलिडेशन आ रहा था, आज शायद उसको थोड़ा ब्रेक करा है। रेंज, ब्रॉडर रेंज सर जो आपने बताया उसी में है, पर एक कंसोलिडेशन ब्रेक करा है। तो यहाँ पर फोकस है सर, और व्यूअर्स को एक बात एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, हमारे वीकेंड स्पेशल प्रोग्रामिंग जो तैयार है आपके लिए। फादर्स डे है संडे को, और उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया है अनिल जी ने आपके लिए। एक झलक देख लेते हैं उसकी। जो भी लोग या तो शादी नहीं करना चाहते करें ना करें, लेकिन एक बच्चे की प्लानिंग जरूर करें। एक बच्चे की प्लानिंग है तो मैं कहूंगा 2 बच्चे, 2 की प्लानिंग है तो मैं कहूंगा 3, 1 बच्चा एक्स्ट्रा मेरे नाम का। आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, 25 साल बाद 30 साल बाद आपका बच्चा पढ़े लिखे पता नहीं, लायक नालायक बने पता नहीं, लेकिन ये जो बच्चा ये 30 साल बाद आपको निराश नहीं करेगा, 25 साल बाद आपको निराश नहीं करेगा। 100% गारंटीड है। बाकी की कोई गारंटी नहीं, करे ना करे पता नहीं, लेकिन ये तो पक्का करेगा। अनिल जी, सोशल मीडिया पर काफी एक्साइटमेंट क्रिएट करा है इस शो ने, और कई लोग सवाल भी काफी पूछ रहे हैं इसके बारे में। बताइए सर, क्या खास है इस शो के बारे में? हाँ। इस शो की सबसे खास बात दीप ये है कि ये शो आपके लिए बनाया हुआ है। मेरे लिए। और कोई देखे ना देखे दीप, आपको आपको पक्का देखना है, और आपको देखना है फिर हमारे है ना सुमित जी है ना, सुमित जी जैसे यंग फादर। सुमित जी पापा बन गए? नहीं अभी तो नहीं, अभी शादी आपकी हाल ही में हुई। फादर बन गए कि अभी बनना बाकी है? अनिल जी 1 साल का बच्चा है मेरा, 1 साल 2 महीने 3 महीने का।
वेरी फास्ट, वेरी नाइस। ओके, तो सुमित जी आपके लिए भी एक खास शो है, आपको भी मिस नहीं करना है। जो यंग फादर है उनके लिए, और बाकी फिर वागले साहब तो खैर ठीक है, अब वागले साहब तो लीजेंड वाली श्रेणी में आ चुके हैं, उनकी तो डॉटर की शादी भी हो चुकी है। हाँ, आशीष जी को देखना चाहिए, आशीष जी को देखना है। और जो यंग पापा है, एक तो हमारे कुणाल जी हैं और दूसरे हैं सुमित जी, वो दोनों भी जरूर देखेंगे। और आशीष जी आप थोड़े है ना बुजुर्गों वाली श्रेणी में आने लगे हैं अभी, मतलब एक्सपीरियंस वालों में, तो आपके लिए भी ये शो है जो इस वीकेंड पे मिस मत करिएगा। क्यों, एक एक्स्ट्रा बच्चा होना चाहिए। है इंटरेस्टिंग या नहीं, बताइए। चलिए, शायद आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ओके, तो ये वीकेंड पर एक स्पेशल शो मिस मत करिएगा। संडे को है फादर्स डे, तो उस फादर्स डे के मौके पर हमने कुछ आपके लिए अपने अनुभव को इकट्ठा करके, कुछ डेटा को इकट्ठा करके, कुछ रिसर्च करके दो बेहतरीन शो बनाए। ये दो शो हैं आधे आधे घंटे के, जो आप देखेंगे पापा के पैसे की प्लानिंग, फादर्स डे स्पेशल। इसलिए इसको आराम से आप सैटरडे संडे को आराम से देख सकते हैं, अलग अलग समय पर, 4 बार सैटरडे को, 4 बार संडे को, अलग अलग टाइम आप नोट कर लीजिएगा और मिस मत करिएगा। ये है आपके लिए खास शो। ओके, इस बीच कोरोना को लेकर ही 6 बजे हमारा एक विशेष शो, आपकी खबर आपका फायदा, ये जरूर देखिएगा। और ये है सैनिटाइजर पर। जी हाँ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप हम सब लोग मतलब इस तरह से करने लगे कि मतलब जहाँ जैसे प्रसाद पड़ाओ और जहाँ मिले ले लो, उस तरह का हाल है। हर जगह सैनिटाइजर मिल रहा है आजकल। मतलब अभी तो आजकल हाल ये कि अगर आप सब्जी और फ्रूट वाले के यहाँ भी जाएं तो वहाँ पर भी आपको सैनिटाइजर की वो पड़ी हुई मिलेगी बोतल, और आप यूज़ करिए और उसके बाद फ्रूट्स को टच करिए, वैसा हाल है। तो सबको अब पता चल गया, बच्चों को, कि हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आपको कुछ बड़ी बीमारियों की तरफ भी धकेल सकता है, तो क्या आप मानेंगे? यकीन नहीं करेंगे ना, लेकिन ये सच है। क्योंकि कोरोना के चलते जो सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ी है बाज़ार में, हिंदुस्तान में, उसके चलते हुए जो मुनाफाखोर लोग हैं वो मैथनॉल से बने हुए नकली सैनिटाइज़र भी ला रहे हैं बाज़ार में। इससे क्या है कि ठीक है, आप वायरस से तो बच जाएंगे, नकली सैनिटाइज़र है वो, लेकिन ये कैंसर और किडनी जैसी बीमारियां भी आपको दे सकते हैं। तो नकली सैनिटाइज़र है बेहद ख़राब। अब आपको करना ये है कि नकली सैनिटाइज़र आपको कैसे पहचानना है। हाँ, आप खुद पहचाने, इंतजार न करें कि दूसरों के कोई रिसर्च करके आपको बताएगा। खुद को पहचान में आना चाहिए कि कौन सा सैनिटाइजर नकली है, कौन सा असली है। तो ये हम आपको शाम को 6 बजे बताएंगे। आपकी खबर आपका फायदा, नकली सैनिटाइजर का पर्दाफाश देखना मत भूलिएगा। ये है आपके लिए शो, तो बहुत ही बढ़िया, मिस मत करिएगा। आशीष जी, आपको अब आवाज आ गई जो मैंने सवाल पूछा था, या सुन नहीं पाए थे उस वक्त? अब थोड़ी अनिल जी आ रही है, प्लीज बताइए आप क्या पूछ रहे हैं, उस समय कट रही थी। मैं ये बोल रहा था कि आप जैसे जो थोड़े सीनियर फादर हैं ना, उनके लिए भी एक स्पेशल शो है वीकेंड पर हमारा, फादर्स डे स्पेशल हमने कहा बनाया है, पापा के पैसे की प्लानिंग। तो वो शो मिस मत करिएगा। जरूर अनिल जी, जरूर बिल्कुल। इतने अच्छे फादर कोई शो बनाएंगे तो ये वाले फादर क्यों मिस करेंगे सर आप? क्या बात है, क्या बात है। और हमारे जैसे नए जो बता रहा था कुणाल जी और सुमित जी जैसे नए फादर हैं, उनके लिए भी है, और जो मेरे आपके जैसे पुराने फादर हैं वागले साहब जैसे, उनके लिए भी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ बढ़िया चीज़ आपके लिए होने वाली है। हमेशा खरीदने बेचने की बातें तो हम करते रहते हैं, ये ले लो, वो बेच लो, ये सब ट्रेडिंग के हिसाब से होता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आपकी एपेटाइट पूरी हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी एक दुनिया है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग की, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने की, रिटायरमेंट प्लानिंग की, आपके घर के खर्चों की प्लानिंग की। ये सब कुछ है एक्शन, और ये एक्शन आप मिस मत करिएगा बिल्कुल। इस वीकेंड पर 2 खास चीज़ें हैं, एक तो संडे को फादर्स डे भी है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, इंटरनेशनल योगा डे। तो उस पर भी ढेर सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात होगी इंटरनेशनल योगा डे पर, वो भी मिस मत करिएगा। तो वीकेंड पर आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ रहना है। ढेर सारा एक्शन वीकेंड पे भी आपको जी बिजनेस पर मिलेगा, और बाजार बंद होने के बाद तो शाम को मिलता है। अगर आपको बाजार बंद होने के बाद शाम को चाहिए शांति, पीस, आराम, चीखना चिल्लाना नहीं, कोई फालतू की राजनीतिक डिबेट नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से मार्केट का एक्शन, बाजार आज और कल, मनी गुरु, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं, कोई मुर्गों की लड़ाई नहीं, सिर्फ इंसानों की बात इंसानों के साथ, काम की बात,
वो आपको 8 से 10 बजे तक जी बिजनेस में मिलता है। बिजनेस चैनल है, बिजनेस की ऑफरिंग्स होगी, आपको कहीं कोई हम फालतू की डिबेट नहीं दिखाएंगे, आलतू फालतू चीजें नहीं होगी। तो आपको क्वालिटी कंटेंट देखना है, जी बिजनेस के साथ रहिए। हम जानते हैं कि देखिए क्वालिटी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए आपके जैसे दर्शक होने चाहिए। ये भी दर्शकों की क्वालिटी है कि वो क्वालिटी अफोर्ड कर पाए।